हेलो गाइस, वेलकम इन आवर ऑडिट डिस्कशन। आई एम सीए कपिल गोयल और आज हम करने वाले हैं एक नई चर्चा की शुरुआत, जो कि है हमारा सब्जेक्ट कौन सा? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। चाय सबको अच्छी लग रही है? चलिए जी, यहां पर जो हमारा ऑडिटिंग सब्जेक्ट है, इसके अंदर आईसीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोथ एक मिक्स बैच बैठा हुआ है, ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स। तो सबसे पहले मैं एक आपका सिलेबस के अंदर जो चेंज है वो मैं बताना चाहूंगा, ताकि एक क्लैरिटी आ जाए कि मैं दोनों को मिक्स करके क्यों पढ़ा रहा हूं, क्या पर्पज है। ओल्ड कोर्स में एक चैप्टर है हमारा वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, कितने लोगों को पता है? न्यू कोर्स में वही चैप्टर है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का लेवल, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का जो लेवल है वो बहुत ही डाउनग्रेडेड है। उसके अंदर सिंगल वन लाइनर पॉइंट्स पे वो आंसर लिखा जाता है। बट जो मेरा ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर मैं उसमें बात करूं कि आपको फिक्स एसेट्स का कैसे ऑडिट करना है, तो वो पूरा डिटेल में चर्चा करता है अजर्शंस के साथ लिंक करके। अभी आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा, मैं सिर्फ आपको लेवल बताने वाला हूं कि न्यू कोर्स का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा है। जो रियल लाइफ में हम एक एरिया को कंप्लीट करने के लिए जो सारे काम करते हैं वो वहां पर डिफाइंड है। देन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन इज कन्वर्टेड इनटू ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके ओल्ड कोर्स में एक चैप्टर है ईडीपी ऑडिट, न्यू कोर्स में उस चैप्टर को एडवांस करके बना दिया गया है ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। पहले क्या होता था, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारे कंप्यूटर्स होते थे, अभी आपको मैं कुछ समझा नहीं रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं सिर्फ। जो पहले मेरे कंप्यूटर्स होते थे उनको मैं सिर्फ यूज करता था डेटा स्टोरेज के लिए, लेकिन आज उसके बाद हम उसमें से डेटा को प्रोसेस करना स्टार्ट किया। तो इसलिए ओल्ड कोर्स में हम एक चैप्टर पढ़ते थे ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। लेकिन आज आप देख रहे हो, अगर आप कोई भी एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो अमेजोन वगैरह से, तो जैसे ही आप उस ट्रांजेक्शन को बाय आउट करते हो, परचेज करते हो, आपसे बैंक से आपके पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो कितनी एंट्रीज एक साथ पास हुई, कभी आपने सोचा है, दिमाग लगाया कभी, कि बैकएंड में क्या क्या काम हुआ? आपने तो सिर्फ एक परचेज कर दिया, आपने लेट से अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से 500 की एक ट्रांजेक्शन पे कर दी। मानते हो कि आपके बैंक अकाउंट से 500 डेबिट हो गए? आपके अकाउंट से इंस्टेंटली, क्या वो अगले दिन डेबिट होंगे, सेम टाइम पे होंगे? सेम टाइम पे आपके अकाउंट से डेबिट हो गए, मतलब बैंकिंग अपना एक एंट्री पास कर रहा है। दूसरा, अमेजोन से लेट से मैंने वैन हुसैन का एक सूट खरीदा, वैन हुसैन का एक इन्वेंट्री कम हो गया ऑटोमेटिकली, इन्वेंट्री उसकी बुक से आउट, और वहां से उसका जो डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो भी उसका अमेजोन के साथ था, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑर्डर रिसीव हो जाते हैं। तो अब क्या होने लगा है मेरा ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम मतलब रियल टाइम में सब कुछ प्रोसेस हो जाता है। तो मेरा ईडीपी से एक एडवांस वर्जन आ गया ना, तो वही एडवांस वर्जन आपके इंटरमीडिएट में आ गया है, ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। क्या पूरा ऑटोमेटेड हो गया है? डेटा एनालिटिक्स के अंदर आपको क्या ऑडिट करना है। तो ये चैप्टर मैं ओल्ड कोर्स को अलग से पढ़ाऊंगा, न्यू कोर्स को अलग से पढ़ाने वाला हूं, सेम नहीं है। ओल्ड कोर्स में एक चैप्टर आता है कंपनी ऑडिट 2, जिसके अंदर ये बताया जाता है शेयर कैपिटल के बारे में, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बेसिक बातें बताई जाती है। तो उसका 50% पोर्शन, या मान लीजिए 40% पोर्शन तो चला गया उसी चैप्टर में, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो 50% कोर्स आपका ओल्ड कोर्स वालों का है, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा। उसके अलावा एक बहुत छोटा चैप्टर है कंपनी ऑडिट, आपने सुना होगा। उसमें मेरे 3-4 सब ग्रुप्स बनते हैं, जैसे मैं गवर्नमेंट ऑडिट करवाता हूं, ऑडिट ऑफ एलएलपी करवाता हूं। न्यू कोर्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड कर दिया है, जो कि 2 पेज का है अपने आप में, तो वो मैं सबको करवाने वाला हूं। तो इन नट शेल अगर मैं आपको बोलूं, ओल्ड कोर्स वालों को सिर्फ 2 चीज अलग से करवाई जाएगी, वन इज एडीपी ऑडिट एंड सेकेंड वन इज कंपनी ऑडिट का बैलेंस पोर्शन। क्लियर? एनी डाउट? उसके अलावा सब कुछ आपका सेम रहने वाला है, ठीक है जी। हमारे सब्जेक्ट का नाम बताइएगा क्या है? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। आप ऑडिटिंग वर्ड से क्या समझते हैं? एश्योरेंस में हम बाद में बात करेंगे। आप ऑडिटिंग वर्ड से क्या समझते हैं? चेक करना, वेरीफाई करना, ओपिनियन देना, चलो ठीक है, और बताओ, और कोई कुछ बताना चाहेगा? चेक करना, वेरीफाई करना, ओपिनियन देना, कोई एग्जांपल देना चाहे कुछ भी? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उस एग्जामिनेशन में आप क्या करोगे? एग्जामिनेशन तो हम बहुत चीजों का करते हैं, क्या फॉलो किया है? एसेज, एसेज क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होते हैं?
वैसे कैसे ऑडिट करना चाहिए, और ऑडिट का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करो। बताइए, डिस्कशन करेंगे, यहीं पे खड़ा होकर पढ़ाना पड़ेगा क्या मुझे? डिस्कशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आएंगी, ठीक है? तो और सोचिए, चलो आपने बोला स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना है, वो तो एक अलग चीज है। क्या FRF? क्या मतलब आप क्या है वो वर्ड्स बोल रहे हो जो आपने कभी कहीं पे सुने हुए हैं। चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं आपका सिर्फ दिमाग खोलने की कोशिश करूंगा। आज का जो सेशन रहेगा, कंटेंट बुक के हिसाब से बात करूं तो हम बहुत कम कवर करेंगे, लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं तो एक पूरा ओवरव्यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड मैं आज 2 घंटे में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है? तो आप लोगों को अपना दिमाग खोल के मेरे साथ रहना है। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए कि सर ये चीज नहीं समझ आ रही, तो मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। मेरा पूरा ऑडिट पढ़ाने का तरीका जो है वो है प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो अगर आपको लगता है सर मेरे को ये वाला कंसेप्ट नहीं समझ आया, मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगा। तो जब तक वो कंसेप्ट ना समझ आए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा जिसका आप अभी आंसर नहीं दे पाए। आप बोल रहे हो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना, FRF ये वो, क्यों करना, अभी कुछ नहीं समझ आया। दूसरा, हम कौन सा ऑडिटिंग कर रहे हैं? स्टैट ऑडिट, स्टैच्यूटरी ऑडिट। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, इंटरनल ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, फोरेंसिक ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। तो इनकम टैक्स भी तो एक रिक्वायरमेंट है ना, वो भी तो कंप्लाई बाय लॉ है ना, उसकी भी लिमिट्स, अगर वो लिमिट्स क्रॉस होती है तो आपको इनकम टैक्स ऑडिट करवाना है, टैक्स ऑडिट करवाना है। तो स्टैट ऑडिट क्या है बताइए? और दिल्ली वाले हो, दिल्ली वाले ही बन के रहना। क्या कह रहे हो बोलो? स्टैट ऑडिट में क्या कवर होता है? चलिए ऐसे पूछ लेता हूं, किस चीज के लिए, किस चीज का ऑडिट करते हैं हम स्टैट ऑडिट में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनसे बनती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनको हम पूरा चेक करते हैं। तो बेसिकली स्टैट ऑडिट, यहां से मेरी क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? स्टैट ऑडिट का मतलब होता है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं। ऑडिट का भी मतलब हम आपको बताएंगे। अब आप मेरे को बताइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, कितने टाइप्स के आपने ऑडिट सुने हैं? इंटरनल ऑडिट और स्टैट ऑडिट, GST ऑडिट, टैक्स ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट, सोशल, एनवायरमेंटल, और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन भी होता है। अगर कोई ब्रिज गिर जाता है तो हम चेक करते हैं कि वो क्यों हुआ। अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो मैं चेक करता हूं उसका रीजन क्या है। तो आपने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट हम लोग करते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है? हमारा जो सिलेबस है इंटरमीडिएट और IPCC का जो सिलेबस है, उसमें हम कौन सा ऑडिट सीखने वाले हैं? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे को घूम के पढ़ाने की आदत है, उन्होंने एक जगह खड़ा कर दिया, मुझे घुटन हो रही है मुझे। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए कितने स्टेप्स जरूरी हैं, हम कहां से स्टार्ट करते हैं, कहां तक जाते हैं। तो इतना क्लियर है, हम कौन सा ऑडिट करेंगे बेटा? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अपनी लाइफ में भी अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? कोर्स को चूज करते हो कि क्या पढ़ाई करनी है 12th के बाद। भाई मुझे CA कोर्स करना है। उसके बाद हम उसको पूरा प्लान करते हैं, कोचिंग्स लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो इसी तरह से अगर मैं किसी भी क्लाइंट का ऑडिट करने वाला हूं, मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड में वर्जन में आज आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर हमारे पास किसी भी क्लाइंट का ऑडिट आता है, लेट्स से रिलायंस का हमें ऑडिट करना है और हमारी कंपनी का नाम, फर्म का नाम है लेट्स से KPMG। तो KPMG के पास आज रिलायंस का ऑडिट आ गया, उसका फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है आप बताइए? एक एक बंदे से मैं बात करूंगा। रिलायंस का उस असेसमेंट में वो क्या देखेंगे? कंपनी का ऑडिट हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पास्ट रिकॉर्ड ठीक है नहीं। अब बताइए कौन बोल रहा था दूसरा? उसका पास्ट देखेंगे कि वो जो ऑडिट पहले जो हुआ उसमें क्या गलती है। पहले पिछले ऑडिटर की रिपोर्ट को देखेंगे, उससे बात करेंगे। और बताइए? कंपनी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि कंपनी का नेचर क्या है, बिजनेस क्या है, ये सब आप लोग देखोगे। अभी आप ही बोल रहे हो, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं।
आपने कहा कोई भी नया क्लाइंट अगर हमारे पास आता है, हम उसका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस करेंगे, ये देखेंगे कि केपीएमजी क्या उस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर भी सकती है या नहीं। कुछ सेक्रेटरियल कॉम्प्लायंसेस होते हैं जिसके अंदर सारी लीगल रिक्वायरमेंट देखी जाती है, उसकी ओनरशिप देखी जाती है, बिजनेस देखा जाता है, लास्ट ईयर का ऑडिट देखा जाता है, रिस्क देखा जाता है, मार्केट को देखा जाता है, और उसके बेस पर डिसीजन लिया जाता है वेदर वी शुड एक्सेप्ट दिस क्लाइंट और नॉट। बात समझ आती है? नाउ व्हाट यू विल डू द सेकंड स्टेप, आपने डिसाइड किया हम पॉजिटिव रहेंगे, आपने डिसाइड किया कि हम इस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या रहेगा? क्या कह रहे हो? एंगेजमेंट लेटर। क्लाइंट के साथ आपने एक एग्रीमेंट किया कि भाई हम आपका ऑडिट करने वाले हैं, ये हमारी फीस रहेगी, ये हमारी टाइमिंग रहेगी। बेसिकली आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हमें ये सब दोगे, हम इस तरह से ऑडिट करेंगे। आपने एक एग्रीमेंट बना लिया। कोई भी अगर मैं नया सामान खरीदता हूं तो एक एग्रीमेंट हम ऑलरेडी बनाते हैं किसी भी चीज के लिए, तो एक एग्रीमेंट बना लिया। देन व्हाट? आप दिमाग लगाइए ना, आप सोचिए कि आप लोग कोई नया क्लाइंट ले रहे हो, आपने क्लाइंट को एक्सेप्ट किया है, नाउ एक ऑडिटिंग क्लाइंट है, मतलब मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमेशा एक ऑडिटर बन के बैठना है यहां पे, स्टूडेंट बन के प्लीज मत बैठना, दिमाग नहीं खुलेगा अदरवाइज आपका। एक ऑडिटर बन के बैठना है, आपको ये सोचना है कि आप मेरे साथ एक क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पीछे वाले साथ हो ना सब लोग, कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट? प्लानिंग। कौन करेगा ये प्लानिंग? सबका साथ चाहिए मुझे, सबका साथ, सबका विकास। ऑडिट टीम। तो ऑडिट टीम कौन डिसाइड करेगा कि यार मैं घूम नहीं सकता क्या? कौन डिसाइड करेगा कि ऑडिट टीम कौन होगी? पार्टनर। पार्टनर कैसे डिसाइड होगा? अच्छा, जो दिखने में अच्छा होगा, जो कपिल सर जैसा होगा, स्मार्ट सा। हाँ, या तो पार्टनर अगर नॉर्मली किसी फर्म में क्लाइंट लेकर आता है, मतलब पार्टनर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रियल लाइफ में कि आपको बिजनेस लेकर आना है। तो जैसे मैं अगर किसी कंपनी में पार्टनर हूं मान लीजिए, तो मैं कुछ क्लाइंट्स लेकर आता हूं, कुछ क्लाइंट्स फर्म के पास आते हैं। जैसे अभी एक रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट आया था, तो उसकी वजह से केपीएमजी के पुराने क्लाइंट ईवाई के पास चले गए, ईवाई के पुराने क्लाइंट्स केपीएमजी के पास आ गए। तो उस तरह से वहां पे एक पार्टनर डिसाइड किया फर्म ने कि भैया आप इस क्लाइंट का, मैं आपको पूरे ऑडिटिंग का ओवरव्यू दे रहा हूं, मेरे साथ रहना, मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है? तो इसी तरह से सबसे पहले क्या होता है, एक पार्टनर डिसाइड किया जाता है कि आप इस क्लाइंट को हैंडल करने वाले हो, आप इस क्लाइंट को देखने वाले हो। पार्टनर क्या करेगा? आप सबसे पहले प्लानिंग करेगा कि भाई मुझे इस क्लाइंट के लिए क्या क्या चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर मैंने एक क्लाइंट किया था त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि एक सुगर इंडस्ट्रीज है, और ये 4-5 लोकेशन पे है, देवबंद, खतौली, मतलब यूपी में काफी जगह पे है। तो मेरे पार्टनर ने क्या किया, एक सबसे पहले टीम डिसाइड की कि इस क्लाइंट को कौन करेंगे। आप ऐसे उठा के भेज दोगे क्या? ये 20 लोग मेरी फर्म के अंदर बैठे हुए हैं, मैं कहूंगा चलो यार तुम 3 निकल जाओ, तुम इधर निकल जाओ, तुम पीछे वाले क्लाइंट पे चले जाओ। ऐसे होता है क्या काम? तो मैं किस बेस पे अपने बंदे सेलेक्ट करूंगा? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन। भाई इंटरमीडिएट एक ग्रुप पास है, सीए फाइनल कर रहा है, किस लेवल पे अटका हुआ है, दोनों ग्रुप क्लियर है, कितना प्रायर एक्सपीरियंस है उस बंदे का। मतलब मैं सारी चीजें देख के एक कॉम्बिनेशन वाली टीम सेलेक्ट करूंगा। चलो भाई 2 बच्चे डाल दो, स्टाफ अकाउंटेंट डाल दो, वो भी सीख लेंगे, 2 एक्सपीरियंस डाल दो, एक मैनेजर डाल दो। तो इस तरह से पार्टनर क्या करता है? विजुलाइज कर पा रहे हो? विजुलाइज कर पा रहे हो ना? एक पार्टनर क्या करता है? टीम सेलेक्ट करता है, और वो उससे पूछता है, जैसे रिलायंस का ऑडिट करना है हमें, वो उन टीम से पूछता है भाई रिलायंस से कोई लेना देना तो नहीं है ना पर्सनल? आप ऑडिट करने वाले हो, ऑडिट का भी मतलब मैं आपको बताऊंगा फ्लो के साथ साथ। आपका इस क्लाइंट से कोई लेना देना तो नहीं है ना? वो कहता है ना सर, मेरे पापा काम करते हैं वहां पे। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बाकी कोई तेरे पास शेयर्स वगैरह तो नहीं है ना? तो ऐसे पार्टनर्स कुछ चीजें पूछता है, और फाइनली एक टीम डिसाइड करता है कि भाई तुम लोग उस क्लाइंट का ऑडिट करने वाले हो। एक स्टाफ वन था, वो हंस रहा है, कह रहा है मेरे को सेलेक्ट कर लिया, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। तो पार्टनर बोलता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सब लोगों को अच्छे से काम समझा दूंगा कि इस तरह के क्लाइंट पे जाकर कैसे काम करना है, किन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, और किन स्पेशल एरिया पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। जब आप अपने ऑडिट स्टार्ट करोगे, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ऑडिटिंग कर रहे हैं, आपने देखा होगा हम क्लाइंट के हिसाब से एरिया पे ध्यान देना चेंज कर देते हैं। मैं क्लाइंट के हिसाब से अपना एरिया चेंज करता हूं कि अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट कर रहा हूं, तो मेरा रिवेन्यू प्लस कोक्स एक मेरे लिए हाई रिस्क एरिया है,
कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उस पे जो मेरा ओवरहेड्स का एलोकेशन हुआ है वो सही है या नहीं है। बट जैसे ही मैं एक सर्विस इंडस्ट्री पे चला जाता हूं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर छोड़ दो, आप एक सर्विस इंडस्ट्री में चले गए, तो इसका मतलब वहां पे क्या है, आप सर्विस दे रहे हो, पैसा ले रहे हो, तो मेरे लिए हाई रिस्क एरिया क्या हो गया, रिवेन्यू रिकॉग्निशन, रिवेन्यू कहीं ओवरस्टेटेड तो नहीं है मेरे लिए, उसका कंप्लीटनेस इंश्योर करना। तो जैसे ही मैं किसी इंडस्ट्री को चेंज करता हूं, मेरा रिस्क चेंज हो जाता है, मेरे को जो क्लाइंट्स के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज करने होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं, उसके हिसाब से मैं अपना टाइम वाइम चेंज करता हूं। तो सेकेंड स्टेज पे पार्टनर क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, टीम को उसने डिसाइड किया, टीम से कुछ बातें पूछी, कुछ समझाया उन लोगों को। समझ आता है यहां तक? आप ये लिख सकते हो अपनी नोटबुक में साथ साथ जो मैं बता रहा हूं, एक फ्लो है ये जो हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्लाइंट ने क्या किया था बेटा, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप पे रिस्क असेसमेंट किया था, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट चल रहा है, ठीक है। दूसरे पे उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट की, ठीक है। यहां पर उन्होंने टीम को डिसाइड किया। अब क्या करेंगे वो लोग, टीम मेरी, फाइनली मैंने एक टीम को सेलेक्ट कर लिया, टीम को मैंने क्या किया, 5 लोगों को सेलेक्ट कर लिया कि आप लोगों को ये काम करना है। वो लोग चले जाएंगे क्लाइंट प्लेस पे और वहां जाकर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जिसको मैंने एलोकेट किया है कि आपको फिक्स एसेट्स करना है, आपको सेल्स करना है, वो लोग अपना काम, एग्जीक्यूशन स्टेज उसे बोलते हैं, वो काम अपना स्टार्ट करेंगे। दिस इज माई एग्जीक्यूशन स्टेज। मतलब मैं आपको थोड़ा हाई लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। पूरा ऑडिट खत्म होने के बाद क्या होता है, वो अपनी एक रिपोर्ट बना के देते हैं कि भैया हमने हमारा ऑडिट खत्म कर दिया, ये हमारी फाइनल रिपोर्ट है। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, रिपोर्टिंग, ठीक है। इतना समझ आया सबको? सबसे पहले हमारी होती है प्लानिंग स्टेज, उसके बाद होती है एग्जीक्यूशन स्टेज, उसके बाद होती है रिपोर्टिंग स्टेज। और इन तीनों से पहले मैं क्या करता हूं, एक रिस्क असेसमेंट। ये होता है हमारा क्लाइंट का एक मेजर डिवाइडेशन ऑफ वर्क। मैं आपका सिलेबस बता रहा हूं एक्चुअली आपको, ऑडिटिंग में उसके बाद स्टार्ट करूंगा। जो मेरा प्लानिंग स्टेज है ये आपका मॉड्यूल 1 है, और जो मेरा एग्जीक्यूशन स्टेज है ये मॉड्यूल 2 है। रिपोर्टिंग के अंदर एक चैप्टर आता है आपका रिपोर्टिंग का, ऑडिट रिपोर्ट, वो मैंने फर्स्ट मॉड्यूल में ही कवर किया है। तो अब आप ये देखिए, जो आपका मॉड्यूल 1 है या आईसीआई के हिसाब से है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। जब मैं किसी क्लाइंट को स्टार्ट करता हूं तो मुझे उसका नेचर समझना पड़ेगा, उस क्लाइंट का स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ वर्क समझते हो, मैं कहता हूं भैया मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है, तो जिस भी ठेकेदार को मैं बुलाता हूं, जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को मैं बुलाता हूं, वो कहता है सर मेरा स्कोप ऑफ वर्क बताओ क्या है, मुझे कितना काम करना है यहाँ पे। स्कोप समझेगा वो मुझसे। तो स्कोप ऑफ वर्क, उस क्लाइंट का मेरा क्या स्कोप है। मैं स्टैट ऑडिट कर रहा हूं, मैं कोई स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो मेरा क्या स्कोप है, उस स्कोप के हिसाब से मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होगा। हमारा यहां पे क्या स्कोप है, अगर मैं बात करूं तो, कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है। बात समझ आ रही है? देन ऑब्जेक्टिव्स, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। मेरा ऑब्जेक्टिव है मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करके एक ओपिनियन देनी है, ठीक है जी। दूसरा स्टेप आता है मेरा ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग। पार्टनर क्या करता है, क्लाइंट को स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग स्टार्ट करेगा। ऑडिट में एक चीज हमेशा याद रखना, लिखा नहीं तो दिखा नहीं। ये चीज हम हमेशा बोलेंगे, लिखा नहीं तो दिखा नहीं। आप लोग बोलोगे सर मैं क्लाइंट के पास गया था, मैंने कहा यार पता करके जरा इन्वेंट्री का क्या प्रोसेस है। आप चले गए, छोटी फर्म्स में ऐसे ही काम होता है, आप गए, आपने वहां से एक जो भी इन्वेंट्री हेड था उनके साथ आप लोग मिले और आपने डिस्कशन किया, उनके साथ पूरा समझा और आ गए आराम से सूट वूट पहन के। मैं बैठा हूं, मैनेजर मान लीजिए, मैनेजर बैठे, उन्होंने कहा इन्वेंट्री का हो चुका डिस्कशन, मतलब 20 दिन बाद लेट से, उसने कहा हाँ सब बढ़िया चल रहा है, सब देख लिया मैंने कहा ठीक है फाइल क्लोज कर दो। फाइल मतलब जहां पे हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं उसको क्लोज करो। कह रहा वो तो किया ही नहीं ना, मैंने सब देख लिया, सब बढ़िया है और मैं ऑडिटर हूं। तो तुम्हें नहीं लगता मैनेजर उसको थप्पड़ वप्पड़ मार देगा, तू मजाक कर रहा है क्या, तू आज है कल नहीं है। ऐसे ही मैं आज हूं कल नहीं हूं। 3 साल बाद पीयर रिव्यू में फाइल उठ गई तो, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आ गई तो क्या दिखाएंगे हमने ऑडिट कैसे किया है।
तो हमारे पास कुछ एविडेंस तो होना चाहिए ना, जिससे मैं बोल सकूं कि भाई मैंने काम किया है, उसके बाद साइन किया है। वो 2% वाला कमीशन थोड़ी ना, ये लो सर 2% और साइन कर दो। आपको प्रूव करना पड़ेगा ना कि आपने रियल में ऑडिट किया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है बेटा? डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। कितना डॉक्यूमेंटेशन करना है वो सब में बाद में डिटेल में चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है यहां तक कि आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। लिखा नहीं तो दिखा नहीं, और उसके बिना कुछ नहीं है। जैसे कोर्ट के अंदर बिना सबूत कुछ चलता है क्या? नहीं। तो यहां भी अगर आप बोलोगे सर मैंने क्लाइंट से पूछा था, थप्पड़ पड़ जाएगा खिंचाकर वो भी, और बिग फोर में तो पड़ भी जाएगा। मतलब गाली इतनी तेज होती है। सीरियसली जब भी आप काम करोगे आपको ये नहीं बोलना है कि सर क्लाइंट ने बोला था, फिर वो आपको क्या बोलेगा मैं अभी बता नहीं सकता आपको। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से अच्छे से लिख लेना है हर चीज को, ठीक है? आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते हो, क्लाइंट से जो भी एविडेंसेस ऑब्टेन करते हो, इनवॉइस हो गया, बाकी सब डिटेल में बाद में देखेंगे। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। मैं किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसको समझता हूं। आप भी जब किसी से मिलते हो, आज आप लोग मिले हो, एक दूसरे को समझते हो कि इससे कल बात करनी है या नहीं करनी है। अरे यार इसकी तो शक्ल बेकार है, इसको शूज नहीं पहनने आते, इसका स्टैंडर्ड अपने लायक नहीं है। तो 2-4 दिन लगते हैं समझने में। कुछ लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये देखो 2 लोग बैठे हैं, इनको मैं 6 महीने से देख रहा हूं एक साथ लेकिन 7th मंथ में हो सकता है इनका नाता टूट जाए, एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो जाए। तो दे आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर किसी भी काम को करने से पहले। बट हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद वो ना समझ आए किसी भी काम को करने से पहले। हंस ले पहले, हंस ले। किसी भी काम को करने से पहले हमें समझना पड़ता है दूसरे बंदे को। क्लाइंट का ऑडिट करने से पहले मुझे क्लाइंट को समझना पड़ेगा कि इसकी क्या पॉलिसीज हैं, क्या कंट्रोल्स हैं। यहां पे एक एग्जांपल देता हूं। एक रूल एक रिलायंस के अंदर कि अगर कोई भी एक लैपटॉप परचेज करता है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल, कि अगर कोई भी एक लैपटॉप परचेज करता है तो उसे मैनेजर अप्रूवल देगा कि ठीक है भैया मैंने साइन कर दिया, नाउ यू कैन बाय ए लैपटॉप। तो ये एक लैपटॉप पे साइन करना किसी रिक्विजिशन पे, तो इसे क्या बोलेंगे? कंट्रोल बोलेंगे। कंपनी ने कंट्रोल लगाया हुआ है। बट एज एन ऑडिटर आपको ये नहीं बोलना है सर मैं ऑडिट करने गया था, सब कुछ सही है, कंट्रोल भी है, बढ़िया मजेदार काम है। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको उसको चैलेंज करना है कि भाई जो आपने कंट्रोल लगा रखा है, दिस कंट्रोल इज नॉट सफिशिएंट टू मिटिगेट द रिस्क। और आप बोलोगे सर रिस्क क्या है? भाई अगर मैं बोलता हूं कि एक लैपटॉप खरीदना है और मैनेजर अगर उसे साइन करेगा, तो आप तो मैनेजर के साथ सेटिंग कर लोगे। हम लोग तो वैसे ही माहिर हैं कि भाई मैं 2 खरीदता हूं, एक तेरी बेटी का और एक मेरे बेटे का, तो साइन कर। समझ आ रही है बातें? तो कंट्रोल मजेदार नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, मतलब रिस्क है वहां पे। कंपनी की एसेट को पर्सनल यूज के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए। जो आपको मैं एक बात बता रहा हूं, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना, इसका नंबर चेक करने के लिए कि अगर मेरी परचेज 5000 करोड़ आ रही है, इसको मुझे चेक करना है। इसको चेक करने के लिए मुझे पीछे 1 महीने का काम करना पड़ता है। वो काम होने के बाद मैं उस नंबर को चेक करता हूं। कितना चेक करना है कैसे डिसाइड करेंगे? 100% चेक करोगे क्या? नहीं, कोई बोलेगा मैं तो 100 करूंगा, मैं एक अच्छा सीए हूं, मैं 100 करूंगा। लेकिन वो सैंपलिंग करें कैसे? कैसे कैसे डिसाइड करोगे? हाउ यू विल डिसाइड कि कितना मेजर है? अच्छा, ये कैसे पता चलेगा बेटा? कंपनी में, चल छोड़ो अभी, तुम मेरे साथ विजुअलाइज करो। रिलायंस का ऑडिट कर रहे हैं, तुमने परचेज का डंप मांगा क्लाइंट से, क्लाइंट ने 10 लाख लाइन आइटम का तुम्हें डंप पकड़ा दिया। थोड़ा बाहर आ जाओ छोटी छोटी कंपनियों से जिसमें 400 लाइन आइटम है, जिसमें हम पूरा ऐसे ऊपर से नीचे देखते हैं, सब दिख जाता है। 5 लाख लाइन आइटम है जिसको तुम ड्रैग करोगे तो पूरा 1 दिन लग जाएगा तुम्हें ड्रैग करने में। कैसे देखोगे कौन सी बड़ी ट्रांजेक्शन है? अब बताओ कैसे करोगे? रैंडमली कोई भी ले लेंगे। अपने बाप का घर है, ये 20 सेलेक्ट कर लो, बस हो गया काम। क्लाइंट तो तुम्हारे घर पे गड्डियां भिजवा देगा भाई, कोई भी 20 कर लिए, बस साइन करवा दो, तुम्हारा काम भी हो गया। तुमको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तुमको ये प्रूव करना है कि मैंने अपना काम किया है। तुम रैंडमली कोई भी सेलेक्ट कर लो, कोई ऊपर नीचे होगी उसको छोड़ देना, दूसरी कर लेना। ये तुम अपनी गड्डी संभालो, बस साइन करो। अच्छा, ये कैसे सेलेक्ट करेंगे रिस्क ज्यादा है? हाँ,
अच्छा, अमाउंट कैसे देखोगे, कितना ज्यादा है, ये ज्यादा कैसे पता चलेगा? मटेरियलिटी निकालेंगे। अच्छा, बिल्कुल सही बोला आपने, मटेरियलिटी निकालेंगे कैसे? और तो हम क्या करते हैं, जैसे मुझे परचेज का ऑडिट करना है और परचेज का नंबर है 5000 करोड़, इस नंबर को कितना ऑडिट करना है, इसके लिए मुझे काफी चीजें चाहिए होती हैं। जैसे एक इन्होंने बोला मटेरियलिटी, एक मुझे चाहिए होता है रिस्क, इस एरिया में कितना रिस्क है, उसके लिए मुझे कुछ चीजें चाहिए होती है, तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो फोर्थ क्या बोल रहा है भैया, नंबर वंबर बाद में चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नंबर चेक करना मतलब लास्ट स्टेप, उसके बाद तो जिंदगी में कुछ बचता ही नहीं, उसके बाद तो चेक करो काम खत्म। लेकिन कितना चेक करना है उसके लिए हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, वो डिसाइड करने के लिए कि हाउ मच वी आर रिक्वायर्ड टू डू ऑडिट, तो उसके लिए आपको इंटरनल कंट्रोल समझना पड़ेगा। फिफ्थ चैप्टर, फ्रॉड एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ऑडिट कर रहे हो, आपने कोई फ्रॉड मिला आपको ड्यूरिंग ऑडिट, आपको क्या करना है, ये चैप्टर सिर्फ इतना बताता है। आप ऑडिट कर रहे हो, आपको कोई फ्रॉड मिला, तो आपको क्या करना है? आप बोलोगे सर क्लाइंट के साथ सेटिंग करनी है कि अपना कितना, वो नहीं भाई, जेन्युइन गीता पे हाथ रखते हुए हमें क्या करना है। तो इसमें कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको गलती से कल को कोई फ्रॉड मिले तो आपको इन लोगों को बताना है, ताकि हम जनता को बचा सके। सिक्स्थ आई थिंक मैंने पहले ही बता दिया, ऑडिट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। कितने लोगों को ऐसा लगता है इसका और आईटी हमारे सिलेबस में क्यों है? हाथ ऊपर कीजिए प्लीज। आईटी हमारे सिलेबस में क्यों है? नहीं होना चाहिए, सीए का कोई यूज नहीं है, सीए कोर्स में इसका कोई यूज नहीं है। यूज तो है, कितना? काफी, चाय थी अभी तो काफी हो गई। कोई बताएगा मुझे क्या रोल है? सर एक्चुअली में मतलब पहले का जो सिस्टम था वो मैनुअल होता था, अब सारा ऑटोमेटेड होता है। हाँ, अगर हम वोडाफोन का करते हैं या ऐसी कंपनीज का करते हैं जिसमें सब कुछ कंप्यूटराइज हो, तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अगर हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता नहीं है तो मैनुअल करेंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा और हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये तो तुमने सिर्फ ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। उसमें क्या इंटरनल कंट्रोल लगे हुए हैं, वो हम कैसे चेक करेंगे? अगर हमने वो अंदर जैसे क्या क्या वो, और जैसे अगर उन्होंने बहुत सारी चीजें परचेज करी है तो इसमें ठीक है, और बताओ। उसका नॉलेज मुझे होना चाहिए, वो जो कर रहा है मुझे पता ही नहीं है, तो मैं देखिए, पहले सब कुछ मैनुअल होता था, आप लोगों ने बताया, बही खाते होते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते थे। मेरे पास क्या होता था, पेपर्स होते थे। सर सबसे पहले देखो फलाना ने ये रिक्वेस्ट बनाई थी, उसको 4 लोगों ने साइन किया था, उसके बाद हमने मार्केट से कोटेशन उठाई थी, वो पेपर उसके पीछे लगा होता है, उस पर साइन होते हैं। फिर एक कंपेरेटिव चार्ट बना हुआ है, फिर उसके बाद परचेज के डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, डिलीवरी चलान्स लगे हुए हैं, क्वालिटी लगी हुई, तो पूरा एक बंच होता था पहले। ऑडिटर क्या करते थे, वो पूरा एक एक पेपर पलटते रहते थे, अच्छे से चेक करते रहते थे कि सब कुछ सही है या नहीं है। बट आज के दिन क्या होता है, एसएपी एनवायरनमेंट सुना है किसी ने? सैप। आज के दिन क्या होता है, सैप में एक यूजर है, जैसे एक फाइनेंस टीम का बंदा है या एक इंजीनियरिंग टीम का बंदा है, उसको अगर कोई भी माल चाहिए, लैपटॉप चाहिए हो, तो वही एसएपी में अपनी रिक्वेस्ट रेज करता है, पेपर पे नहीं करता। और उसको जितने भी लोग अप्रूवल करते हैं उनके पास ऑटोमेटिक एक पॉपअप चला जाता है कि भाई इस बंदे ने ये रिक्वेस्ट डाली है, वो वहीं पे ही उसको अप्रूव कर देते हैं। जैसे ही वो अप्रूव करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट में चली जाती है। मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझाऊंगा बाद में। परचेज डिपार्टमेंट में वो चली गई, परचेज डिपार्टमेंट कोटेशंस मंगवा लेता है सिस्टम में ही, और फाइनल भी कर लेते हैं, माल भी आ जाता है। ऑडिटर साहब जाते हैं, भाई ऑडिट करना है, कह रहा है कर लो, परचेज है देख लो सिस्टम में, कह रहा पेपर, कह रहा पेपर तो है ही नहीं, एवरीथिंग इज इन सिस्टम। तो कह रहा है ये कैसे काम करूं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, ये तुम्हारा सिस्टम कैसे काम करता है। तो बताया गया है आपके आईटी में कि भाई आपको ऑडिट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो नंबर आ रहे हैं वो अकाउंटिंग सिस्टम, परचेज सिस्टम, जितने भी मेरे क्लाइंट का एसएपी एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी मॉड्यूल हैं वो सारे आपको समझने पड़ेंगे, किस तरह से वो फ्लो कर रहे हैं, पता चले फेक एंट्रीज ही पास हो रही हैं। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, सर बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं कैसे इसको चेक करता हूं रियल लाइफ में? क्योंकि ठीक है, एक बार मैंने 5 पेज का चैप्टर पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं है मैं आईटी एक्सपर्ट और मैं जाके बोलूंगा ठीक है लॉग बुक खोल, मैं देखता हूं तूने क्या सॉफ्टवेयर डाला है, क्या लैंग्वेज डाली है, मैं चेक करूंगा आज। क्या करेंगे आईआईटीएंस? सोचते हो कभी ऐसा? तो ये चैप्टर सिर्फ इतना बताता है कि आपको ऐसा करना है, कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना है। भाई आप ऑडिटर हो, हम लोग क्या करते हैं, हमारी टीम होती है,
जो आईटी टीम होती है जैसे, इसी तरह से आप जितनी भी बिग फोर या जितनी भी टॉप कंपनीज में जाओगे, टॉप फर्म्स में जाओगे, वहां पर एक्सपर्ट टीम्स होती है, या फिर आप थर्ड पार्टी हायर कर सकते हो। आपके पास रिलायंस का ऑडिट आया, अब आपको उसका आईटी सिस्टम चेक करना है, तो आप थर्ड पार्टी को हायर करोगे कि भैया इसका आईटी सिस्टम चेक कर पूरा, कि अगर मैं 2 रुपए डालता हूं, आलू डालता हूं, तो क्या सोना निकलता है क्या? और जब वो निकलता है तो बीच में क्या क्या होता है, प्रोसेस क्या क्या होता है, वो मुझे बता समझा। एक्सपर्ट ने अपना काम किया, या मान लो केपीएमजी की टीम ने पूरा उसको एनालाइज किया, वो फाइनली अपनी एक रिपोर्ट देते हैं किसको? ऑडिटर साहब को। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अल्टीमेटली उस रिपोर्ट को वेरीफाई करना, उस सिस्टम को समझना। ऐसा नहीं होता है कि एक थर्ड पार्टी आई, उसने सिस्टम को चेक किया और वो कहती है सब कुछ सही है, लो भाई रखो, अब तुम इसके हिसाब से डिसाइड कर लो। नहीं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑडिटर की। उसको पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा। भाई तूने रिपोर्ट बना दी, लेकिन मुझे समझा, एटलीस्ट मुझे बेसिक नॉलेज तो हो, तूने कैसे चेक किया है। कल को मैं फंस जाऊंगा तो मैं बता तो पाऊंगा, भाई मैंने इस तरह से इस चीज को समझा है, इस सिस्टम को समझा है, उसके बाद मैंने अपना ऑडिट स्टार्ट किया है। तो एक हमारा है ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड। फिर ये बोलता है भाई नंबर की चेकिंग से पहले, किसी भी नंबर को चेक करने से पहले, 5,000 करोड़ के नंबर को चेक करने से पहले कितना चेक करना है? सैंपलिंग लगानी पड़ेगी ना। तो यहां पर बताया जाता है कि आपको सैंपलिंग कैसे लगानी है। ठीक है। देन एनालिटिकल प्रोसीजर। किसी ने सुना है एनालिटिकल प्रोसीजर? बहुत ही अच्छा सिलेबस है, मतलब इंटरमीडिएट के सिलेबस को देख के प्यार हो जाता है। इतना रियल, इतना अच्छा सच्चा सिलेबस है आपका ये। अब एनालिटिकल प्रोसीजर समझते हो? नहीं बेटा, वो एनालिटिकल नहीं हुआ। कोई बताएगा? एनालिटिकल रिव्यू होता है यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ वन आइटम ऑन द बेसिस ऑफ अदर। मैं आपका रिश्ता, आपके बारे में जानता हूं इनके हिसाब से। समझ रहे हो? कई बार बोलते हैं ना यार, मां ऐसी है तो बेटा कैसा होगा। तो हम क्या करते हैं, एक आइटम के बेस पे दूसरे को जज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन के साथ। मैं भी टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मेरी एजुकेशन पे जीएसटी कितना परसेंट है? 18% पे कर रहा हूं मैं अभी, जो कि बड़ा ही खंजर सा लगता है मुझे, क्योंकि फीस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होती है। अब कोई बोलने वाला मेरे को कहता है यार जीएसटी तो स्टूडेंट पे करता है ना, तू क्यों रो रहा है? मैंने कहा स्टूडेंट से अलग से चार्ज करके देख जरा फीस में एक बार। अरे भाई रुक जा। मतलब रिकॉर्ड हो रही है क्लास। अगर फीस कोई 10,000 आपसे ले रहा है तो उसको प्लस जीएसटी 1,800 रुपए आपसे अलग से कलेक्ट करना चाहिए बेसिकली। लेकिन वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होती है, तो उसको लगता है मेरा जीएसटी मेरा एक एक्सपेंस वाला पार्ट है। इंडिया में यही मेंटेलिटी हम सब लोगों को परेशान करती है। खरीदने वाला भी एग्री नहीं है, बेचने वाला भी एग्री नहीं है। खरीदने वाले को अगर बोला जाएगा टैक्स अलग से लगाऊंगा, मैं नहीं ले रहा भाई तुझसे माल, मैं कहीं और से ले लूंगा। लेकिन जैसे ही तुमने उस टैक्स को उसमें इंक्लूड कर दिया, उसको बोल दिया टैक्स वैक्स नहीं लग रहा, तो कहेगा ठीक है फिर दे दे, 18% बचा लिया मैंने। बात समझ आ रही है? लेकिन जो बंदा तुम्हें बेच रहा है उसको तो पे करना पड़ेगा, 18% आपका टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसको लग रहा है ये मेरे लिए एक एक्सपेंस वाला पार्ट हो गया है। समझ आ रही है बातें? अब आप लोग कॉस्टिंग वगैरह पढ़ चुके हो। मैं बोलता हूं कि 18% जीएसटी 1 लाख रुपए है, तो सर्विस रिवेन्यू कितना होना चाहिए बता दोगे? रिवर्स कैलकुलेशन करके 1 ऐसे ऐसे आप कुछ करके निकाल दोगे कि आपका ये अमाउंट यहां पे आना चाहिए। तो आपने क्या किया? दिस इज एनालिटिकल प्रोसीजर। जो भी है, ये 18 है सॉरी, तो 118 कितना होगा? नहीं यार सही तो था, 1 लाख मेरा सही तो था यार, तुम मुझे कंफ्यूज करते हो, मैं दुनिया को कंफ्यूज करता हूं। सही तो है क्या यार लाला? तो आप रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हो। दिस इज ए एनालिटिकल प्रोसीजर। बेसिक एग्जांपल कि आपने क्या किया, जीएसटी का रिलेशन है मेरा सर्विस के साथ, आपने जीएसटी से रिवेन्यू कैलकुलेट कर दिया। 1 लाख मेरा 18% है। समझ रहे हो? तुम्हें मेरे को लग रहा है कि या तो तुम डाउट में हो या मैं डाउट में हूं, तो क्लियर कर लेते हैं पहले। करना है क्लियर? नहीं आगे चलूं? आगे चलो। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपने जीएसटी के बेस पे रिवेन्यू को कैलकुलेट किया,
जीएसटी से रिवेन्यू कैसे कैलकुलेट हुआ? क्योंकि दोनों के बीच में आपस में एक रिलेशनशिप था, उस रिलेशनशिप के बेस पे मैंने उसका अमाउंट निकाल लिया, और जो मेरा एक्सपेक्टेड अमाउंट था, लेट से मैंने कहा 1 लाख के बेस पे मेरा जीएसटी आना चाहिए 10 लाख रुपए, सॉरी सर्विस आनी चाहिए 10 लाख रुपए की। आपने फिर जो बुक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएनएल में जो रिवेन्यू आ रहा है उससे मैच किया, और वहां पे बुक डे रिवेन्यू 13 लाख का। आप क्लाइंट से पूछोगे बेटा क्या झोल मार रखा है तूने, कितने पे तूने टैक्स पे नहीं किया? जो डिफरेंस आएगा, मान लो इसमें डिफरेंस आता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट का, तो आप उसको इग्नोर करोगे, लेकिन जो मटेरियल अमाउंट का अगर कोई डिफरेंस आ रहा है या कोई मेजर अमाउंट आ रहा है, क्लाइंट के साथ डिस्कस करोगे। तो इसी तरह से बहुत सारे एक्सपेंस पे मैं एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकता हूं। जहां टाइम सेव हो सकता है वहां तो टाइम सेव करोगे ना, या वहां भी बोलोगे नहीं नहीं इसका मैं पूरा सिस्टम समझूंगा, कंट्रोल देखूंगा। बिजली का बिल, गर्मियों में मैं 1 महीने पूरा एक ये मान लो रूम यूज करता हूं और मेरा बिल आता है लेट से 1 लाख रुपए। मेरे को पता है 6 महीने या क्लासेस चली, अगले महीने का बिल कितना आएगा? तकरीबन 1 लाख रुपए। भाई अगर 1 महीने का 1 लाख आया, अगले महीने का भी तो 1 ही आएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख इंटू 6, 6 लाख का बिल होना चाहिए। और उसके बाद मान लो सर्दियां आ गई, तो मैंने देखा ऑन एन एवरेज 20,000 बिल आ रहा है, तो 20,000 इंटू 6, दोनों का टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना आना चाहिए, मैं मैच करूंगा, कंपेयर करूंगा, जो भी वॉट एवर अमाउंट इट विल कम। अगर डिफरेंस आता है तो क्लाइंट से पूछूंगा बता भाई क्या दिक्कत है। पेरोल एक्सपेंस, मेरा नेचर ऑफ इंडस्ट्री ऐसा है जिसके अंदर लोग छोड़ के नहीं जाते हैं, जल्दी से हायर भी नहीं होते, इस तरह की इंडस्ट्री है। हालांकि पेरोल में दूसरे तरीके से भी एनालिटिकल प्रोसीजर लगते हैं। मैंने देखा मंथली जो कंपनी का सैलरी आउटफ्लो है वो 10 लाख रुपए है, पूरे साल का कितना हो गया, 1.20 करोड़। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पेरोल एक्सपेंस 1.20 आ रहा है, क्या मैं उसके अंदर डिटेल में घुसूंगा? ठीक है भाई, कंपनी ने 3 बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, मेरे को दिख रही है, मैंने उनके एग्रीमेंट देख रखे हैं पहले पिछले सालों में। मेरे को पता है इस बिल्डिंग का राजेश शर्मा सर का 2 लाख रुपए महीने का रेंट है, साल का कितना हो गया, 24 लाख। क्या मैं क्लाइंट को परेशान करूंगा? नहीं नहीं दोबारा बता सब कुछ कैसे क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, 24 क्यों है, 20 क्यों नहीं है, 26 क्यों नहीं है? थप्पड़ वप्पड़ मार के भगा देंगे तुम्हें। तो एक हमें पढ़ना होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, कि आपको ऑडिटिंग करते टाइम जब आप किसी भी नंबर को चेक करते हो, आप उसको इस तरह से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट मॉड्यूल समझ आया? कितना टाइम लगाया मैंने आपके लिए सिर्फ समझाने के लिए सिलेबस क्या है। अभी हम नंबर की चेकिंग नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले प्लानिंग किया है, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को समझा है, सैंपलिंग कैसे करनी है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो मैंने आपको बताया है थोड़ा सा। ये हमारा मॉड्यूल 1 है, जिसमें हमें बेसिक किसी नंबर को कैसे चेक करना है उसकी नॉलेज दी जाती है। सेकंड आपको बोलता है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ यू आर रेडी विद द बेस। अब आपको पता है कि आपको बैलेंस सैंपलिंग कैसे करनी है। अब मैं उठाता हूं ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे हाथ है, उसमें फिक्स एसेट्स आ रहा है, अब उसका मैं ऑडिट करूंगा। क्या वो, क्योंकि अब मैं ऊपर पढ़ चुका हूं कि मेरे को मटेरियलिटी कैसे निकालनी है, सैंपलिंग कैसे करनी है, अब मैं इस नंबर को चेक करने के लिए तैयार हूं। ये चैप्टर पढ़ा मैंने यहां पे मेरा खत्म हो जाता है काम। समझ आया? इसके बाद हम क्या बनाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट। 10th चैप्टर को इग्नोर कर दो, ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे। तो ये पूरी स्टेज क्या हो गई, चैप्टर 1 to 8 प्लानिंग, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, ऑडिट रिपोर्ट रिपोर्टिंग। बात समझ आती है? इसके अलावा आपके 2 चैप्टर हो रहे हैं, one is audit of bank and one is audit of different type of entities. Now you know how to do audit. प्लानिंग भी पता है, एग्जीक्यूशन भी पता है, रिपोर्टिंग भी पता है, बेसिक सर हमें पता चल गया। बट यार बेसिक आपको कंपनीज के बारे में पता चला है। मैं आपको बोलता हूं कि आपको एक ऑडिट करना है सोसाइटी का, या मैं आपको बोलता हूं आपको ऑडिट करना है एक स्कूल का, या मैं आपको बोलता हूं आपको एक ऑडिट करना है हॉस्पिटल का, या आपको बोला जाता है आपको गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिट करने हैं। तो ये सारी चीजें लगेंगी जो ऊपर आपने पढ़ी है। प्लानिंग करना है, एग्जीक्यूशन करना है, रिपोर्टिंग करना है, बट आपको कुछ एडिशनल चीजें ध्यान रखनी होंगी। कि यार बैंक के ऑडिट में मैं क्या स्पेशल देखूं, ऊपर वाली सारी चीजें देखनी है, बट एडिशनल क्या देखूं, बैंक का बिजनेस में डिफरेंट क्या होता है, बैंक्स के अपने स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या होते हैं, उसके लिए हमारा एक चैप्टर ऑडिट ऑफ बैंक। तो ये ऊपर वाला सब समझ आने के बाद ये एक अलग से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री हमको यहां पे सिखाई जा रही है कि बैंक का ऑडिट आप कैसे करोगे।
ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, ऊपर बैंक का समझा दिया, यहां पे भी ऐसा ही है कि स्कूल का ऑडिट कैसे करोगे, हॉस्पिटल का ऑडिट कैसे करोगे, सोसाइटीज का ऑडिट कैसे करोगे, जो आपकी एलएलपी कंपनीज होती है उनका ऑडिट कैसे करना है आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट कैसे करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है कि आपको क्या स्पेशल देखना है। स्पेशल क्या देखोगे आप? तो ये हमें 2 चैप्टर हमारे दिए हुए हैं जो कि पूरा ज्ञान, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, वो पूरा ज्ञान जो होता है वो समझने के बाद, फाउंडेशन पूरा बनाने के बाद मैं किसी भी इंडस्ट्री का ऑडिट कर सकता हूं विद बेसिक नॉलेज ऑफ दैट इंडस्ट्री। तो यहां पे आपको 2 चैप्टर दिए, ऑडिट ऑफ बैंक एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम। एक फाइनल जो आपका चैप्टर बचता है दैट इज माय कंपनी ऑडिट। ये क्या बताता है कि किन किन को आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है, आप लोगों को पता है ये चीज इंडिया में। अब मेरे पापा की कंपनी है, वो मुझे क्या अपना एज ए ऑडिटर रख सकते हैं क्या? नहीं। अब ये आप कैसे बोल रहे हो? ये सब कंपनी ऑडिट में लिखा हुआ है कि किन किन की आप ऑडिटर रख सकते हो, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या डिस्क्वालिफिकेशंस है। तो हम ये कंपनी ऑडिट में पढ़ने वाले हैं, दैट इज ए चैप्टर ऑफ लॉ। इसका ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये एक सेपरेट चैप्टर है। अब मैं आपको यहां पे एक चीज और बता देता हूं आपके लिए खुशखबरी। सीए फाइनल का सिलेबस, अब आपने कहा सर मैंने प्लानिंग भी पढ़ लिया, पता नहीं आप लोगों के इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं नहीं। सर मैंने आईपीसीसी में इंटरमीडिएट में सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए, आपने प्लानिंग भी सिखा दी, एग्जीक्यूशन भी सिखा दी, रिपोर्टिंग भी सिखा दी, तो मैं फाइनल में जाके क्या पढ़ूंगा फिर? फाइनल में भी आपका सब्जेक्ट है, बताइए क्या पढ़ने वाले हम लोग? ये आपका 100 नंबर का पेपर हो गया। इसमें एक चैप्टर हो रहेगा आपका गाइडेंस नोट। ठीक है, गाइडेंस नोट क्या होता है? कुछ चीजें जब हम काम करते हैं हमें समझ नहीं आती है कि यार इसको कैसे करना है, जजमेंट कैसे लेना है, लॉ में क्लियर नहीं लिखा हुआ है, तो आईसीआई क्या करता है उस पर गाइडेंस नोट निकालता है कि भाई वहां पे क्लियर नहीं है, ये लो क्लैरिटी। एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, मतलब कंपनी लॉ के अंदर यहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी ऑडिटर, वो जिस कंपनी का ऑडिटर है उसमें डायरेक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, आपने शायद कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा होगा। तो बच्चे सोचते हैं इसका मतलब वो सब्सिडरीज में डायरेक्टर हो सकता है। ये कहां लिखा है? नहीं लिखा है, गाइडेंस नोट में लिखा है। क्यों नहीं हो सकता? तो कनेक्टेड हो गया, क्यों? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस नहीं है ना यार, जिस कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं उसी का ही ऑडिट करूंगा, तो मैं इंडिपेंडेंट कहां हूं? तो ये गाइडेंस नोट में लिखा है। तो गाइडेंस नोट समझ आया क्या है? ठीक है, क्लियर है सिलेबस आपका? अब फाइनल का भी साथ साथ समझ लीजिए और डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि फाइनल की कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। जो फाइनल हमारा है वो भी 100 मार्क्स का पेपर है। सेम आपके 35 स्टैंडर्ड जो यहां पे आप पढ़ोगे एज इट इज आपके सीए फाइनल में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ, अभी तो हम कौन सा ऑडिट कर रहे हैं बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट, जो कि जनरल पब्लिक कोई भी यूज कर सकता है। काफी टाइम पे जब आप बैंक में लोन लेने जाते हो ना, कोई भी कंपनी लोन लेने जाती है तो वो कंपनी को बोलती है भाई एक काम करो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दे ही दो जो आपने ऑडिट करवा रखे हैं, उसके अलावा हमें तुम्हारी एसेट की लिस्टिंग चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ठीक है, बट आज के दिन तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब के ऑडिटेड है? 31 मार्च के। लोन लेट से मैं लेने गया नवंबर में, 6-7 महीने के बाद। बैंक कहता है यार वो तो ठीक है, 31 मार्च के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो तुम्हारे पास है, हमारे पास, बट मुझे आज के दिन की एसेट की लिस्टिंग चाहिए और वो भी ऑडिटेड। अब कंपनी मेरे पास आती है रिलायंस कि कपिल साहब हमें ऑडिट करवाना है आपसे। मैंने कहा वो तो 31 मार्च के बाद ही करेंगे हम। कह रहा वो नहीं, हमें एक आपको स्पेशल असाइनमेंट देना है जिसको आप वेरीफाई करो, चेक करो एसेट को और अपना थप्पा लगा के दो। तो ये क्या हो गए? सर्विस एंगेजमेंट्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इनके लिए भी अलग से कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो 10 स्टैंडर्ड हम वहां पे अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 45 हो जाएंगे। उसके बाद सीए फाइनल में आप प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ने वाले हो, 16 मार्क्स की कवरेज होती है वहां पे उसकी। प्रोफेशनल एथिक्स क्या बताता है? अगर आप गलत काम करोगे तो आपको क्या सजा मिलेगी, वो हम यहां नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप कोई भी काम ऐसा करते हो जो अलाउड नहीं है तो आपको क्या पेनल्टीज मिलेगी, आपको क्या गिल्टी माना जाएगा या
नहीं माना जाएगा, ठीक है। दूसरा, हम सिर्फ आईपीसीसी में पढ़ रहे हैं, ऑडिट ऑफ बैंक और ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी में भी 3-4 सिर्फ। फाइनल में फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज का ऑडिट सिखाया जाएगा इन डिटेल, ठीक है। और जो आपके ये वाले चैप्टर हैं, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, ये सारे भी वहां पे एज इट इज मिलेंगे आपको। तो मोर और लेस आपको मैं ये बोल सकता हूं 50% कोर्स आपका आईपीसीसी का सेम कैरी फॉरवर्ड होगा और 50% आपको नया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। सिलेबस कितने बच्चों को क्लियर नहीं है? वो तो बेटा इंटरनल कंट्रोल के बारे में तो मैं 5 क्लासेस में बताऊंगा। इंटरनल कंट्रोल तक तो जाने में बहुत टाइम लगेगा अभी। सिलेबस में कोई डाउट है क्या, ये बताओ। क्या कह रहे हो? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके लिए तो मेरे को पहले 25 क्लासेस लेनी पड़ेगी। तुम इस चैप्टर के बारे में बोल रहे हो सर, चैप्टर 9 के बारे में बता दो। उसके लिए तो पहले चैप्टर बेटा 1 से 9 पढ़ने पड़ेंगे हमको। सिर्फ इतना बताओ, सिलेबस क्लियर है क्या? ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स में क्या डिफरेंस है वो समझ आया क्या? हाँ जी बोलिए। बिल्कुल सेम, कंपनी ऑडिट 2 और ईडीपी, बाकी सब सेम है आपका। बैंक आपके सिलेबस में ही नहीं, तो आपको छुट्टियां लेनी है, मजे करने हैं। पढ़े, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। बैंक का ऑडिट करना पड़ सकता है कभी भी लाइफ में। हाँ, कुछ कुछ पार्ट अलग नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर अलग है। कंपनी ऑडिट 2 का 40% पोर्शन और एक ईडीपी ऑडिट 5 पेज का चैप्टर, वो 10 पेज का आपको अलग से मैं नोट्स दे दूंगा प्रिंट करके। उसके अलावा ऑडिट ऑफ बैंक जो है वो न्यू कोर्स में है, तो वो हमारी बुक में कवर है, आप मत रीड करना। हाँ, वो जो आप बुक बना है वो न्यू के हिसाब से, न्यू के हिसाब से। ओल्ड हम लोगों को अलग से मिल जाएगा। ओल्ड का जो 10 पेज है वो अलग से मिल जाएगा। हाँ, और कोई क्वेरी? गाइस, बेस समझ आया सबको यहां तक? हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारी आज की चर्चा। चलिए जी, करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है हमको। मैं एक बार पूरी डेफिनेशन पढ़ रहा हूं आपके लिए, फिर इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या है बेटा ये? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि उससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो किससे बनता है मेरा? जनरल एंट्री से। आप अपना लेजर्स बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फिर उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो। तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है मुझे उसको पूरा चेक करना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्या है? एक प्रेजेंटेशन है। मेरा रिवाइज शेड्यूल जो 3 है वो बोलता है कि आपको ये सारे काम इस तरह से प्रेजेंट करने हैं, तो उसका जो इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पे वो बना है वो मुझे पूरा चेक करना पड़ेगा। दोबारा रीड करते हैं। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। एनी एंटिटी क्यों है यहां पे? कोई भी ऑडिट करवा सकता है। कंपनीज भी करवा सकती है, प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म भी करवा सकती है, सोल ट्रेडर भी करवा सकता है, कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी करवा सकते हैं। मैंडेटरी किनके लिए है? स्टैट ऑडिट मैंडेटरी है सबके लिए जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। नहीं नहीं नहीं, वो प्राइवेट वगैरह वो तुम बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं ना, पिछला ज्ञान सब भूल के आना। स्टैट ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनीज हु आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। चाहे वो 1 पर्सन कंपनी हो, चाहे वो स्मॉल कंपनी हो, चाहे वो लिमिटेड हो, चाहे वो अनलिमिटेड हो, चाहे वो प्राइवेट हो, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, आपको आपका ऑडिट करवाना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। उसके अलावा एक पार्टनरशिप मैंडेटरी नहीं है, करवा सकते हो, बहुत फायदे हैं। एक सोल ट्रेडर मैंडेटरी नहीं है बट आप करवा सकते हो। टैक्स ऑडिट अलग होता है, टैक्स ऑडिट से मिक्स मत करना, ठीक है। पढ़ो। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। एनी एंटिटी, ठीक है जी, चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो या ना कमाती हो, एनी रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म।
चाहे छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, 1% कंपनी हो, ठीक है। और लीगल फॉर्म, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे सोल ट्रेडर हो, चाहे मेरा मतलब किसी भी फॉर्म में अगर आपने कंपनी को फॉर्म किया हुआ है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद ए व्यू, क्या व्यू होता है ऑडिटर का? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। मैंने अभी आपको फर्स्ट वर्ड नहीं समझाया, इंडिपेंडेंट। दोबारा से एक बार इस पूरी डेफिनेशन को रीड करेंगे। डेफिनेशन कभी भी आपको पेपर में लिखने के लिए नहीं आएगी, तो मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, ना ही रटने की कोशिश करना। बस समझना कि इसके अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है क्या उसका मतलब मुझे समझ आ गया है क्या। आपको एग्जाम में नहीं लिखना आएगा राइट ए ऑडिट डेफिनेशन, तो आप इसको याद करने की कोशिश मत करना घर पे बैठ के ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, नहीं। आपको सिर्फ ये सोचना है कि इसके अंदर जो लीगल फॉर्म लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। एनी साइज, इसका क्या मतलब है? तो दोबारा से एक बार रीड करते हैं। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective size and legal form, when such examination is conducted with a view to express an opinion thereon। एक ऑडिटर क्या करता है? उस पे ओपिनियन देता है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन लिखना जरूरी है क्या? क्यों? बायस्ड और इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मेरे एक रिश्तेदार की कंपनी है और मैं सीए हूं, अगर उसका ऑडिट मैं करूंगा तो डेफिनेटली मैं साइन कर दूंगा ऐसे ही। तो मुझे इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अब सर इंडिपेंडेंट के अंदर इतना सब कुछ कवर होता है ना कि हम आज अकेले एक बार में डिस्कस नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप इंडिपेंडेंट का अलग अलग तरीके से मतलब समझते चले जाओगे। इंडिपेंडेंस, आपका क्लाइंट के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। कंपनी ऑडिट के अंदर हम पढ़ेंगे क्लाइंट के आप डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि क्लाइंट का कोई भी शेयर आपके पास नहीं होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंस के अंदर काफी कुछ आता है जो कि हम डे बाय डे पढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको इंडिपेंडेंट रहना है। किसी भी क्लाइंट का ऑडिट करते टाइम अगर आपकी ओपिनियन बाइज्ड है, यदि आपकी जो विशेष है वो किसी दूसरे को सबऑर्डिनेट करती है, जैसे कोई दूसरा बोल रहा है यार कपिल इस काम को ऐसे कर दो, तुमने कर दिया, तुम्हें लगता है वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन है? नहीं। एक बार इस डेफिनेशन को लास्ट टाइम हम दोबारा रीड करेंगे। An audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। हम ऑडिट क्यों कर रहे हैं? ओपिनियन देने के लिए। अब ओपिनियन पे पूरा आपका एक चैप्टर है, आपको कौन सी ओपिनियन देनी है, कब देनी है, उस पर एक पूरा चैप्टर है। तो इस वर्ड को ओपिनियन देयरऑन, सिर्फ अभी हमें इतना समझना है कि मुझे एक ओपिनियन देनी है। ओपिनियन हम कैसे देंगे? हमने पूरा काम खत्म किया, मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, सब कुछ सही है तो मैं क्या लिख दूंगा? सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही नहीं होगा तो मैं क्या लिखूंगा? सब कुछ सही नहीं है। अभी इनके टेक्निकल वर्ड्स अगर अभी समझाएंगे फिर तो हम कर लिया हमने ऑडिट। तो आपको सिर्फ इतना समझ आना चाहिए कि मैं अपनी क्या देने वाला हूं? एक ओपिनियन देने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ माई चेकिंग, कि भाई मैंने इतनी चेकिंग की है और इसके बेस पे मेरा ओपिनियन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। एनालिसिस, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, दैट एंटिटी मे बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, पार्टनरशिप, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक। For example, profit-oriented audit of listed company engaged in a business. On the other hand, audit of NGA, not for profit organization. The objective of audit is to express an opinion on the financial statement. यहां ये रिलायंस है। अब आप ये बताइएगा कि ऑडिट करवाना जरूरी क्यों है? ऑडिट हमें पता चल गया कि सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करना है हमें, ठीक है, एक ओपिनियन देने के लिए, लेकिन ये करना क्यों है? पब्लिक को फ्रॉड ना हो। चलो मैं यहां लिख लेता हूं, पब्लिक, स्टेक होल्डर्स। उसमें क्या क्या आ जाता है? ऑल। क्या पेपर में लिखोगे ऑल आ जाता है? हाँ तो बोलो ना। क्रेडिटर्स, डेटर्स, शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर, एम्प्लॉइज, सभी नहीं चलता, गवर्नमेंट और एक्सेट्रा, ठीक है। अगर एक पब्लिक कंपनी है
अगर कोई रिलायंस जैसी कंपनी है तो उससे तो हर बंदा इफेक्ट होता है। रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हर बंदा, जनरल पब्लिक इफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने शेयर लिए हुए हैं तो डेफिनेटली फाइनेंशियल पोजीशन से आपको सीधा सीधा इफेक्ट मिलता है। गवर्नमेंट है, पूरा टैक्सेशन सिस्टम उसके है, जीएसटी भी है, इनकम टैक्स भी है, एम्प्लॉइज, उनका बोनस, उनकी सैलरी। सत्यम का केस कितने लोगों ने सुना हुआ है? सुना हुआ है ना? सत्यम के केस में वो एक लिस्टेड कंपनी थी, उसकी बैलेंस शीट, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे कुक किए हुए थे, मतलब रियल थे ही नहीं वो। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है सर ऑडिट तो उसका भी होता था, ऑडिटर मिला हुआ था। आपने वीडियो नहीं देखी क्या मेरी? सत्यम, चलो मैं बताऊंगा आपको क्लास में। सत्यम के ऑडिटर पीडब्ल्यूसी थे। अब पीडब्ल्यूसी मिली हुई थी, पार्टनर मिले हुए थे, पार्टनर मिले हुए थे, इंडिया ऑफिस मिला हुआ था, ठीक है। उन्होंने मिलके साइन कर दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको ये काम ऐसे चेक करना है, जैसे अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि अगर आप बैंक बैलेंस चेक कर रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैंने चेक कर दिया और मैंने लिख लिया, देख लो, थप्पड़ पड़ जाएगा खिंचा कर। वो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि अगर आप बैंक बैलेंस चेक करोगे तो ये 5 चीजें आपको देखनी ही देखनी है। तो पीडब्ल्यूसी वालों ने क्या काम किया, वो 5 चीजें देखी लेकिन गलत तरीके से देखी। मैंने बोला हुआ है कि आपको बैंक से बैलेंस कंफर्म करवाना है, उन्होंने उसको स्टेटमेंट से मान लिया और वो स्टेटमेंट फेक थी। तो कह रहा देखो हमने तो चेक किया है ना, पीडब्ल्यूसी वाले बोलते हमने तो चेक किया है ना। कह रहा तुमने क्यों माना? ये कह रहे क्लाइंट ने दिए, मान लिया। कह रहे तुमने अपना दिमाग क्या लगाया? फिर तुम किस नाम के ऑडिटर हो? अगर क्लाइंट जो बोलेगा वो मान लिया, मान लेंगे, फिर तो हो गया ऑडिट। फिर तो तुम क्लाइंट को बोलोगे तुमने ये मशीन क्यों खरीदी, वो कहेगा खरीदी, जरूरत थी, तुम कहोगे ठीक है। क्लाइंट कहेगा ये मशीन मैंने 5 करोड़ की खरीदी है, तुम पूछोगे नहीं क्यों खरीदी है, तो ठीक है, क्लाइंट ने खरीदी है। 3 लोगों के साइन होने चाहिए, 3 लोगों के साइन है जो आप रियल में अभी तक ऑडिट करते हो। जैसे वाउचर पे साइन है, हाँ सर साइन है, बिल्कुल ठीक है, उससे आगे बढ़ते ही नहीं हो लाइफ में कभी। ऐसे ही करते हो ना सर ऑडिट आप, कि आपकी गाइडेंस क्या है, 3 लोगों के साइन होने चाहिए। बेटा 3 लोगों के साइन है, हाँ ठीक है, बस बंद करके रख दे, साइन है ना, बस अपना काम खत्म। कभी क्वेश्चन किया है क्लाइंट को कि क्यों खरीदा है, क्या जरूरत है? तो वो करना होता है। तो कह रहा है कि अगर हम ऑडिट नहीं करेंगे किसी भी, मैं आपको बिल्कुल जनरलाइज तरीके से बता रहा हूं, अगर हम ऑडिट नहीं करेंगे किसी कंपनी का तो उससे हर बंदा इफेक्ट होगा। गवर्नमेंट भी इफेक्ट होगी, इकोनॉमी भी इफेक्ट होगी, एम्प्लॉइज भी इफेक्ट होंगे, स्टेक होल्डर्स भी इफेक्ट होंगे, सब लोगों को इफेक्ट पड़ेगा। उन सबका इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए, सबका इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवाना जरूरी है, ठीक है। डेफिनेशन से ही निकल के आएंगी सारी चीजें, मैं आपको ये सारे नोट्स ईमेल करूंगा आज। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑडिट, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, गलती से ही मत सोचना ये एग्जाम के क्वेश्चंस बनेंगे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आगे वाली चीजों को समझने के लिए जरूरी है। सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट, क्या ऑडिट सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट होना जरूरी है? यस। तो रीड करते हैं इसको। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, सब कुछ कवर है बुक, हाँ सारा बुक का फर्स्ट चैप्टर है ये। हाँ बेटा बुक अभी आपको मिलेगी 2 दिन बाद, 2 दिन क्या खाली बैठे रहोगे? तो अभी आपको मैं ईमेल कर दूंगा चैप्टर 1। ये देखिए, ये आपके कुछ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है जो आपको बताते हैं किसी काम को कैसे करना है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे क्या बताता है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है, कोई फॉरेन ट्रांजेक्शन है उसको कैसे डील करना है, ईपीएस कैसे डील करना है, हर चीज के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बना हुआ है ऑडिटिंग के अंदर, कि आपको किसी काम को कैसे करना है। एसए 200 से लेकर हमारी सीरीज चलती है एसए 700 तक जो आपके सिलेबस में है। 35 स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाने वाला हूं। हर स्टैंडर्ड आपको कुछ एक यूनिक चीज बताएगा कि आपको इस काम को किस तरह से करना है, ठीक है। ये सारे ऐसे आपको याद हो जाएंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, विद नेम। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इतने सारे स्टैंडर्ड कैसे याद होंगे, मैंने कहा हो जाएंगे। तो आराम से चार्ट बना, फर्स्ट क्लास है, खेल मजे कर, टेंशन मत लेना, प्रेशर मत लेना सर पे, मैं आपके साथ हूं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए जी, तो क्या बोल रहा है, ऑडिट इज एन सिस्टमैटिक एंड independent examination. Independent means that the judgment of a person is not subordinate to the wishes of another person. It required that he should not act under any influence, thus he can work in a completely unbiased manner. किसी को लगता है इसमें मुझे और कुछ ज्यादा अपना ज्ञान प्रकट करना चाहिए?
कह रहा है कि इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द जजमेंट ऑफ ए पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। मैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर हूं, मैं ऑडिटर हूं केपीएमजी का। हम रिलायंस में ऑडिट करने गए, वहां के सीएफओ साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कपिल यार मैंने सिस्टम समझ रहा था, मैं मेरे को कंफर्मेशन भेजनी है डेटर के लिए, मुझे डेटर का बैलेंस कंफर्म करना है। बुक्स में आ रहा है राम से हमें 5 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है। सीएफओ साहब कहते हैं, सुनना जिन बच्चों को नहीं समझ आया, सीएफओ साहब कहते हैं यार कपिल राम को कंफर्मेशन मत भेजो, राम को कंफर्मेशन मत भेजो। और फिर कहते हैं चल भाई 2 चाय ले आ। मैं कहता हूं ठीक है सर, आप कह रहे हो तो नहीं भेजते हैं, चाय रहने दो शाम को बैठते हैं। तो मैंने क्या किया, अपनी जो जजमेंट थी वो किसी दूसरे के हिसाब से चेंज कर दी। पढ़ो, इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द जजमेंट ऑफ ए पर्सन इट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट, बट यहां पे क्या हो गया, मेरी जजमेंट को मैंने सबऑर्डिनेट कर दिया किसी दूसरे के हिसाब से। अब समझ आया आपको? पढ़िए, इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द जजमेंट ऑफ ए पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू विशेस ऑफ द अनदर पर्सन, इट रिक्वायर दैट ही शुड नॉट एक्ट अंडर एनी इन्फ्लुएंस, किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा। छोटी फर्म्स क्या होती है, वो क्लाइंट पे जाती है, उनको बोलते हैं आप ये काम ऐसे नहीं करोगे, नहीं सर हम तो करेंगे सर, हमारी रिक्वायरमेंट ऐसे की। अरे मत करो भाई, 4 क्लाइंट और हैं तुम्हारे, सबसे काम से निकलवा दूंगा तुम्हें, धमकियां दी जाती है। तो आपको इस तरह की धमकियों से नहीं डरना है। तो सर हमारे पास क्या कोई पावर है क्या, वो हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास पावर है, ठीक है। मतलब हमारा धंधा भी नहीं जाएगा। अगर कोई कंपनी हमें निकालना चाहे ना ऐसे ही कि तुम तो बड़ी ज्यादा चेकिंग कर रहे हो, हम तुमसे ऑडिट नहीं करवाएंगे, तो वो ऐसे ही हमें निकाल नहीं सकती। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मैं इनको निकालना चाहती हूं और ये रीजन है। फिर गवर्नमेंट देखेगी क्या कोई जेन्युइन रीजन है क्या। तो आपको अपनी पावर्स के साथ गेम नहीं खेलना है कभी भी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, ठीक है। Thus he can work in a completely unbiased manner so that a chartered accountant can work in a unbiased manner। और इसको हम डिटेल में कहां पढ़ेंगे, ऐसे 220। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स ओपिनियन इज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा जहां भी अगर आपको लगे कि हम कोई क्रिटिकल या टेक्निकल वर्ड आ गया है, हमें अभी तक नहीं समझ आया, प्लीज स्टॉप मी, ओके। बाकी मुझे पता है जो मुझे समझाना है वो मैं डिटेल में समझाऊंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स ओपिनियन इज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। अकाउंट्स की क्लासेस कितने लोगों की हो चुकी है? सबकी हो चुकी है ना भाई? किन की नहीं हुई है? आपकी नहीं हुई है। तो मैं आपसे कुछ चीजें स्पेशली पूछूंगा कि आपको इनकी 11-12 में हमने बैलेंस शीट बनाई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू अकाउंट समझते हो, तो हम जो ऑडिट कर रहे हैं वो उनका करेंगे, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट और P&L का। तो क्या कह रहा है, ऑडिटर ओपिनियन इज ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अभी फाउंडेशन के स्टूडेंट हो क्या? कल से आप आगे बैठोगे, ठीक है। ऑडिटर ओपिनियन इज ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट। जो ऑडिटर की ओपिनियन होगी वो इन चीजों पर होगी। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी। इस लाइन का मतलब समझ आया क्या? ठीक है, एक वर्ड मिस कर दिया तुमने, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये हाँ, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, और आपको ना समझ आए तो प्लीज मुझे बताना। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बैंकिंग इंडस्ट्री, तो बैंकिंग इंडस्ट्री को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं, अभी आप अकाउंट्स में पढ़ोगे ये, तो उसका एक अलग फ्रेमवर्क है कि बैंकिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से बनेंगे। इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी का अपना अलग फ्रेमवर्क है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग है, बाकी इंडस्ट्रीज के भी अलग अलग हो सकते हैं। तो उस इंडस्ट्री को उस फाइनेंशियल स्टेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाए एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनको चेक करना, वेरीफाई करना। आप एक बात बताइएगा, कपिल गोयल, सीए कपिल गोयल इज एन ऑडिटर ऑफ रिलायंस कंपनी, ठीक है। रिलायंस मुझे एक असाइनमेंट देती है कि कपिल साहब आप यहां पे आओ और आप हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, और मैं ऑडिटर भी हूं आपका। आप आओ और आप हमारे यहां पर आकर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ और हम आपको अलग से इसके 10 लाख रुपए पे करेंगे, क्या वो असाइनमेंट में साइन कर लूं क्या? हाँ या ना? क्यों? मैं बताता हूं। सर आप ही वो बनाओगे और आप ही चेक करोगे। तो चेक क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे आप? मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना रहा है बेटा? इस केस में, मेरे एग्जांपल में कपिल, मैं ही बना रहा हूं और मैं ही चेक करूंगा, अपनी गलती कोई बताएगा क्या? तो तुम्हें लगता है कि एक ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकता है और चेक कर सकता है? नहीं। समझ आ रहा है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप उसे चेक करोगे, आप कभी गलत बताओगे ही नहीं। हालांकि इस पे इंडिपेंडेंस पे पूरा एक टॉपिक आएगा हमारा अभी आगे, बहुत ही मजेदार। वो हम पूरा चेक करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट ने सही बनाया है या नहीं बनाया है, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाया है या नहीं बनाया है, जो भी एप्लीकेबल रूल्स रेगुलेशंस हैं या नहीं है वो सारे फॉलो हुए या नहीं हुए, वो मैं चेक करूंगा। समझ आया? तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? चेक करना। सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट को। हालांकि मैं आज एक बात बोल रहा हूं, थंब रूल मत बनाना, बस सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की बेटा। ऑडिटर की सिर्फ चेक करने की होती है। जब हम ऑडिट कर रहे हैं, हमें कोई फ्रॉड नहीं मिला, लेकिन मैनेजमेंट को पता है कि फ्रॉड हुआ है, वो देख रही है कि ऑडिटर पकड़ पाता है या नहीं। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे बताए, और वो भी पहले दिन ही। नहीं बताएगी तो मार खाएगी वो। बताओ क्यों? थोड़ा विजुलाइज करना। हम रिलायंस पे हैं, बता रहा हूं ना क्यों बताएगी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बता रहा हूं क्यों बताएगी। हम लोग रिलायंस का ऑडिट करने गए, ऑडिट नंबर को चेक करने से पहले मेरे को क्या करना है? पूरे सिस्टम को समझना है। उसके बेस पे मैं डिसाइड करूंगा मुझे नंबर को कितना चेक करना है। कम चेक करूं, ज्यादा चेक करूं। सिस्टम अच्छे हैं तो कम चेकिंग करेंगे, सिस्टम बेकार है तो ज्यादा चेकिंग करेंगे। अगर मैनेजमेंट मेरे को पहले ही दिन बोलती है, आ गए कपिल बाबू, हमारे यहां तो बड़े फ्रॉड हुए हैं इस बार, 2 फ्रॉड तो ये हैं, ये सर आए थे, इन्होंने 5 करोड़ की एसेट घुमा दी, इन्होंने परचेज बड़े इन्फ्लेटेड प्राइस पे कर रखी है, 1 करोड़ की एसेट को कॉमनवेल्थ घोटाले में 5 करोड़ की खरीद रखी है। आपको लगता नहीं वहीं से मेरा पसीना ऐसे छूटने लगेगा? मैं कहूंगा सर क्या बता रहे हो आप, ये टेंशन होगी आपको? मैं कहूंगा मैं समझ गया, मुझे हर चीज अच्छे से समझनी पड़ेगी, आपकी डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज मेरी लग जाएगी। मानते हो? हाँ, आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया है, लेट्स से, तो जिन कंपनीज के अंदर फ्रॉड होते हैं क्या उनके ऑडिट नहीं होते हैं? ऑडिट तो होते हैं ना। तो मैं आपको वही बताऊंगा ना, एक चैप्टर हमारा ऑडिट ऑफ फ्रॉड, तो उसमें मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। हाँ करेंगे ना, वो चैप्टर में लिखा हुआ है, डिक्लाइन करेंगे हम। वो सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी कि किस तरह की सिचुएशन है। आप गए मैनेजमेंट के पास, भाई फ्रॉड क्यों है, हो गया, कर ले, क्या करेगा? मैंने कहा इसको रिपोर्ट करो, नहीं करेंगे, कर ले, क्या करेगा? वो कहेगा ठीक है मैं चला जाता हूं। चला जा सकता है, तो जो तुम बोल रही हो वो आएगा, बट अभी हम उस लेवल पे जा नहीं सकते। तो बात समझ आती है मैं क्या बोल रहा हूं? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे काम करना। ऑडिटर तो महाराज है, बस आराम से आप आएंगे, चेक करेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ चेक करना है। मैनेजमेंट ने फ्रॉड कर रखा है, बट मैं नहीं पकड़ पाया, नहीं पकड़ पाया तो नहीं पकड़ पाया। कल को गवर्नमेंट ने पकड़ लिया फ्रॉड, ज्यादा हो रहा है टेक्निकल, बता देना, क्योंकि जरूरी नहीं है आज पढ़ाना है ये सब। अगर एक लेवल से आपको लगे ना कि बहुत टेक्निकल हो रहा है तो प्लीज स्टॉप में। मैं ऐसा ही हूं, फ्लो में बह जाता हूं, आप भी बह जाओ तो ज्यादा अच्छा है। हमने ऑडिट किया, मैं ऑडिट में फ्रॉड नहीं पकड़ पाया। पाजी ने कर रखा था 1 करोड़ का घोटाला, मैं नहीं पकड़ पाया। सरदार जी थे, उनको पता था ऑडिट होएगा, इनवॉइस मांगेगा, पहले ही जाली इनवॉइस ला रखा था इन्होंने। उनको पता था ये कंफर्मेशन लेंगे, अपने दोस्त की दुकान से माल खरीद रखा था मान लो, तो उसको पहले बोला हुआ था कंफर्मेशन आएगी, साइन कर दियो। पूरे चालाक आदमी थे ये, इनको पता था ऑडिट होगा मेरा, तो इन्होंने पहले ही पूरी सेटिंग तैयार कर रखी थी। मैंने अपना काम किया, क्या मैंने कंफर्मेशन ली, वहां से साइन होके आ गई कि इन्होंने तो लिया है माल। मैंने जो काम किया, मैंने इनवॉइस मांगा, इनवॉइस दे दिया। मेरे को क्या था, जाली है साला। मैं तो भाई सीए हूं,
कोई जाली पेपर थोड़ी ना देखता हूं जाली है सही है। सीएफओ के साइन करने थे, भाई ने पूरे साइन मैच करके मार रखे थे वहां पे। अब मैं कोई अपना लेंस वगैरह लेके थोड़ी देखता हूँ साइन पूरा एग्जैक्टली मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई एम ट्रस्टिंग ऑन यू यार, मैं ट्रस्ट करता हूं क्लाइंट पे। तो फ्रॉड में गेम खेल गए वो, मैं नहीं पकड़ पाया। अब बाद में गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। अब वो कहती है ऑडिटर साहब आ जाओ लाइन में, मुर्गा बन जाओ पहले तो। मैंने कहा वो क्या हुआ साहब? कह रहे इन्होंने फ्रॉड किया था, आपने नहीं पकड़ा। मैंने कहा नहीं, मैंने तो पूरी चेकिंग की है। कह रहे बताओ कैसे? मैंने कहा मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, मैं दिखा देता हूं। मैंने अपना सब कुछ दिखाया, सब कुछ मिला तो ठीक है, बच गया। मैं नहीं मिला तो फिर ईंटें रखी जाएंगी ऊपर। समझ आ रहा है? तो मतलब आप अपने आप को तभी सेव कर सकते हो जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। हाँ अभी आऊंगा ना मैं उस पर, अभी आऊंगा, वो तो बहुत भारी कंसेप्ट है। ठीक है, पढ़िए फाइनेंशियल। अभी तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हैं। ऑडिटर ओपिनियन इज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। आप लोगों का स्पेशल साथ चाहिए मुझे। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। एंटिटी क्या है बेटा? हिज क्लाइंट कैन बी एनी एंटिटी। अपना क्लाइंट कोई भी हो सकता है, वट एवर इज द लीगल फॉर्म। इट मे बी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ट्रस्ट और कंपनी। द एंटिटी मे बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और चैरिटेबल ट्रस्ट। इसमें कुछ समझाने का नहीं है। ओपिनियन आ गया आपका पॉइंट, ये लीजिए, नेकी और पूछ। ओपिनियन, हिज ओपिनियन इज ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे पढ़ते हैं एक बार। फॉर दिस इट इज नेसेसरी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग एक्सेप्टेबल पॉलिसीज विच आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड। AS1 कितने बच्चों ने पढ़ा है? रुक जाओ, क्या बोलता है अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए? बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या क्या है? थप्पड़ मार दूंगा यहीं से ही। बेटा मैं अजम्पशंस पूछ रहा हूं, यही कर रहे हैं ना हम लोग। गोइंग कंसर्न, तो ये क्या है? ये यही तो बोल रहे हैं कंसिस्टेंट। आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। पढ़ा है ना आपने? क्या मुझे डिस्क्लोजर डालना होता है इस चीज का कि मैंने अपनी बेसिक अजम्पशंस को फॉलो किया है? नो। कब डालना होता है? जब फॉलो ना किया हो। तो कह रहा है हिज ओपिनियन इज ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर दिस इट इज नेसेसरी कि सारी कंपनीज की पॉलिसी कंसिस्टेंट फॉलो हुई हो। फॉर दिस इट इज नेसेसरी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग एक्सेप्टेबल पॉलिसीज विच आर consistently applied. Financial statement have been prepared as per relevant regulations. ठीक है, रेलेवेंट रेगुलेशन, जो भी उसके ऊपर रेगुलेशन लगता है, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, कंपनीज का, पार्टनरशिप का, जो भी रेगुलेशन आपके ऊपर लगता है आपने उस तरह से बनाया है। सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पॉलिसीज आपने कंसिस्टेंटली फॉलो की हैं, जो आप पीछे से फॉलो करते आ रहे हो। देयर इज एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द मटेरियल आइटम। सारी मटेरियल आइटम का आपने डिस्क्लोजर डाला है। आपने डिस्क्लोजर्स पढ़े हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे आपको डिस्क्लोजर डालना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। आपने यहां पे ट्रू एंड करेक्ट क्यों नहीं लिखा? देखो ये बोल रहे हैं हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक ओपिनियन देनी होती है। ठीक है, ओपिनियन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं चेक करके दूंगा। तो मेरे को बेसिकली ये बोलना चाहिए कि सब कुछ ठीक है हमारे हिसाब से। सब कुछ ठीक है को अगर मैं इंग्लिश में लिख दूं तो मेरे को ये बोलना चाहिए कि सब कुछ करेक्ट है। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? फेयर है। करेक्ट का मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। करेक्ट का मतलब होता है आप बोल रहे हो कि बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है। 2 into 2 कितना हुआ? क्या किसी को कोई डाउट है क्या? करेक्ट है ये। लेकिन परचेज जो हम रिलायंस का ऑडिट कर रहे हैं वहां पे कितनी ट्रांजैक्शन है पाजी? 5 लाख। हमने सैंपलिंग में निकाली मान लो 1000 ट्रांजैक्शन। 1000 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, वैसे नॉर्मली 200-300 निकलती है हमारे टूल से, 500 निकल जाती है रिस्क हाई हो तो। मैंने ट्रांजैक्शन चेक की 500, मतलब 5 लाख में से हमने कितनी ट्रांजैक्शन चेक की? 500। और मेरे हिसाब से वो 500 ट्रांजैक्शन सारी
बिल्कुल ठीक है, मतलब मुझे कोई गलती नहीं मिली। मैं क्या बोलता हूं कि ये जो 5 लाख ट्रांजेक्शन्स हैं ये ठीक है। 500 के बेस पे ही तो बोलता हूं ना कि मैंने 500 सेलेक्ट की थी, 500 ठीक है तो मैं मान लेता हूं कि 5 लाख ठीक है। क्या ऐसा बिल्कुल ये श्योर हो गया कि 5 लाख ठीक है? तो मैं क्या करेक्ट बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं। और बताइए और क्यों? ये तो एक रीजन हो गया। मैं यहां करेक्ट वर्ड क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि जैसे आपने एग्जांपल दिया था सीएफओ वाला, जो कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो आपने देखा नहीं था साइन करते हुए। यस, हम डॉक्यूमेंट्स की भी ऑथेंटिसिटी नहीं चेक कर सकते। मैंने एक पेपर चेक कर लिया, मेरे हिसाब से वो ठीक है, बट इन एक्चुअल ठीक नहीं है, तो मैं कैसे बोल दूं करेक्ट है? नहीं, सेफ साइड इज नॉट ए रीजन। सेफ साइड मतलब सेफ साइड के रीजंस होते हैं कुछ। आपने बोला ठीक है सेफ साइड के लिए, बट सेफ साइड के रीजन क्या है? ये रीजंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। 1:5 में से हमने सिर्फ 500 किया है, तो आई कैन नॉट गिव ए 100% करेक्ट ओपिनियन। टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करते हैं अभी। दूसरा, आपने दिया सर मेरे को पेपर की क्वालिटी नहीं चेक करनी आती कि वो जाली पेपर है या ओरिजिनल पेपर है, तो मैं नहीं बोल सकता इट इज ए करेक्ट। और बताइए। हाँ, मतलब करेक्ट का मतलब तो ये हो गया कि आप बोल रहे हो कि सब कुछ सही है, 1 रुपए की भी गलती नहीं है, बट मैं तो अपना ऑडिटिंग मटेरियलिटी लेवल के बेस पे कर रहा हूं कि जो आइटम बड़ी है सिर्फ उनको चेक कर रहा हूं, तो मैं करेक्ट नहीं बोल सकता। दूसरा, पाजी ने भी फ्रॉड किया था ना पीछे, इन्होंने फ्रॉड कर रखा है, मैं नहीं पकड़ पाया, मैं करेक्ट कैसे बोल सकता हूं? हो सकता है फ्रॉड कर रखा हो किसी ने। समझ आई बातें? और भी बहुत सी चीजें होती हैं। मैं ऑडिटिंग स्टार्ट करता हूं 31 मार्च के बाद। कंपनी तो अपना पूरे साल का काम करती आ रही है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से कंपनी आ गई 31 मार्च पे, कितने महीने हो गए? 12। मैंने लेट से अपना ऑडिट स्टार्ट किया अप्रैल में और मेरे को 31 मई तक फाइनल करके देना है। सालो तुमने काम किया 12 महीने में और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं 2 महीने में खत्म कर दूं? रिलायंस के अंदर 1 लाख लोग काम कर रहे हैं और हमारी 6 लोगों की टीम। पॉसिबल है प्रैक्टिकली? 100% चेक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, बिल्कुल सही बात है, बुक में लिखा हुआ है ये भी। अगर मैं थोड़ा भी ज्यादा करने की कोशिश करूंगा, मुझे अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि आप मुझे कितना दे रहे हो, मैं कितना लगा सकता हूं। समाज सेवा थोड़ी ना कर रहे हैं सीए बनने के बाद। तो इन सब रीजन से मैं ये नहीं बोल सकता। मैं यहां पे कुछ टेक्निकल वर्ड इंट्रोड्यूस करूंगा। इन सब वजह से मैं ये नहीं बोल सकता कि करेक्ट। मैं क्या बोलता हूं? ट्रू एंड फेयर व्यू, कि भैया फेयर इनफ है। करेक्ट का मतलब हो गया 100%। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब आप 90 बोल सकते हो, 95 बोल सकते हो, 99.99 बोल सकते हो, बट 100 नहीं बोल सकते। बेटा समझ आया सबको ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों लिखते हैं? His opinion is on true and fair view of the financial statement. For this, it is necessary that financial statement बने हो सभी accounting policies के हिसाब से, regulations के हिसाब से और सभी disclosures के हिसाब से। ठीक है? अब यहां पे एक वर्ड और आगे पता नहीं कब आएगा, लेकिन मेरे को लगता है यहां पे बताना जरूरी है। हम परचेज का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है? 500 सैंपल हमने सेलेक्ट किए, 500 सैंपल की हमने चेकिंग की, और आप क्या देते हो? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन परचेज। जो हम सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं, सैंपल को हम सेलेक्ट करते हैं, इन्हें बोलते हैं एविडेंसेस। क्या बोलते हैं बेटा? एविडेंसेस, कि हमने क्लाइंट से एविडेंस ऑब्टेन किए हैं। और जब मैं ट्रू एंड फेयर व्यू देता हूं, इसे मैं बोलता हूं रीजनेबल एश्योरेंस। क्या बोलते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। एक होती है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? 100%, दैट इज करेक्ट। अभी तक जिसको हम करेक्ट बोल रहे थे। तो आप क्या कभी एब्सोल्यूट एश्योरेंस दोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 100% हो गई। 100% में दे ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसके कुछ रीजंस हैं। मैं 100% चेकिंग नहीं कर सकता, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, फ्रॉड हो सकता है, काफी कुछ हो सकता है, तो मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी भी नहीं दे सकता। मैं कौन सी एश्योरेंस देता हूं? रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है कि आई एम रीजनेबली सर्टिफाइंग यू, एश्योरिंग यू कि भैया ये एरिया मेरा ठीक है। ये बिलो है, मतलब 100% नहीं कहूंगा मैं, यू कैन से 99%। 99% ये एरिया ठीक है, मैं आपको रीजनेबल इस चीज के लिए एश्योर करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑब्टेन। बात समझ आ रही है?
ठीक है जी, चलिए। एक चीज वो बता दो, हाँ। जैसे आपने बोला ना मैनेजमेंट की लीगल रिस्पांसिबिलिटी होती है बताना फ्रॉड है कैसे। वो लिखा हुआ है बकायदा, आपको मैं स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊंगा, उसका बकायदा स्टैंडर्ड है। जितने भी हमारी 35 स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना, वहां पे हर जगह लिखा हुआ है दिस इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने ऑडिट फाइनेंस, आपको बताएंगे हाँ बताते हैं। कॉन्टिनेंटल टायर कितने लोगों ने सुना है? मर्सिडीज वगैरह बड़े बड़े ट्रक के अंदर आप देखोगे कॉन्टिनेंटल टायर, मेरठ में फैक्ट्री है इसकी। उसका मैं ऑडिट कर रहा था 3 साल पहले। एक एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया, कंपनी ने पकड़ लिया, उसको निकाल दिया, सजा भी दी जो भी देनी थी। मैं ऑडिट करने गया, मैं और मेरी टीम, हमको बताया सर ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ था यहाँ पे, अब आप देख लेना आपको कैसे क्या करना है। वो क्यों नहीं बताएंगे? आप ये सोचो वो क्यों नहीं बताएंगे? वो तब नहीं बताएंगे जब वो फ्रॉड किया है हायर लेवल मैनेजमेंट ने। जैसे सत्यम, अगर सत्यम का मैं जेन्युइनली देखूं तो वहां पे रामालिंगा राजू खुद फ्रॉड कर रहा था, लेकिन अगर उस लेवल का फ्रॉड छोड़ के अगर कोई दूसरे तरह के फ्रॉड होते हैं तो मैनेजमेंट तो बताएगी ना। क्या छोटा? छोटा मोटा जो फ्रॉड हाँ तो वो भी पकड़ लेते हैं हम भाई, सब निकल जाता है, सब खुल जाता है, सब चिट्ठे बाहर आ जाते हैं। बिग 4 में ऑडिट ऐसे अकाउंट से नहीं चलता, मतलब मैं तुम्हें एक दिन में नहीं सिखा सकता। फ्रॉड प्रोसीजर्स हम अलग से लगाते हैं, जेई टेस्टिंग होती है सबसे, मैं भी जो बोलूंगा आपको समझ नहीं आएगा। जेई टेस्टिंग होती है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं, ईयर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन चेक की जाती है, कट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स हम फ्रॉड के लिए स्पेशली करते हैं। नंबर एक एक खोल लेते हैं हम, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वो बिल्कुल ठीक है। अब तुम कहीं बाहर से पैसा लाए, बाहर ही तुमने खा पी लिया, तो उसका हमें पता नहीं, वो हमारी बुक्स में भी नहीं है और वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी हिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे आगे। आपको सारी चीजें जो आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, थोड़ा सा एडवांस वर्जन, ये सारा खुल जाएगा, आपका आ जाएंगे सारी चीजें। अभी आपने बताया था जो एम्प्लॉय ने फ्रॉड करा था तो उस पर एक्शन लिया गया। हाँ, अगर जैसे किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया तो उस पर एक्शन नहीं लिया उसने, तो ऐसे उसको निपटाएगा? आप क्या बोल रहे हो? किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर किया, मैनेजमेंट ने एक्शन नहीं लिया, ऐसा हो सकता है? जैसे अभी आपने बताया था ना, जैसे एम्प्लॉय ने फ्रॉड तो उस पर निकाल दिया उसको। हाँ, आप एक बात बताओ, आप एक कंपनी के मालिक हो, आपके यहाँ पे मैं नौकरी कर रहा हूं और मैं आपका खूब पैसा चुरा रहा हूं, आपको पता चल गया। एक चांस देके छोड़ दिया। अच्छा बेटा, एक चांस दे दे, अगली बार समझ रहे हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप खुद सोचो ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप उसको ये कहोगे, अब आप उसको एक चांस कब दोगे? जब बहुत ही इमेटेरियल होगा। उसने कोई, आपने कह रखा है भाई जब भी कोई 40-50 चाय आएगी मुझसे पूछ के आएगी, लेकिन उन्होंने कहा छोड़ना, लिख कागज में, उसको बोलना ही तो होता है। टाटा में हुआ था, मतलब एक एम्प्लॉय ने कोई मशीन खराब कर दी थी तो उसे तो ये कोई फ्रॉड है? नहीं, फ्रॉड नहीं, उसका मतलब उसको मौका दिया गया हाँ तो बिल्कुल देना पड़ेगा मोटा, दिस इज ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज। फ्रॉड समझो क्या होता है। फ्रॉड नहीं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ तो ऐसे तो बिल्कुल यार, काम को करने के लिए आपको मौके तो देने पड़ेंगे ना। फ्रॉड अलग है, फ्रॉड इज समथिंग यू आर डूइंग समथिंग इंटेंशनली टू हैम्पर समवन। आप क्या है, अपने दिमाग से कोई गलत काम कर रहे हो, वो भी नुकसान पहुंचाने के लिए, जानबूझ के, दैट इज फ्रॉड। कोई गलती से गलती हो गई वो तो हो गई ना। अब हाँ हाँ जो भी था व्हाटएवर, तो समझ रहे हो आप मेरी बात? आप जो एग्जांपल ले रहे हो, मशीन खराब हो गई थी उससे गलती से, वो तो गलती हुई है ना, तुम खुद बोल रहे हो गलती हुई है, फ्रॉड था। नहीं, मैं कह रहा हूँ मतलब फ्रॉड नहीं है वो, मतलब जिस तरह से। हाँ तो उस तरह से तो आपको देखो, आपको अपने बिजनेस चलाने के लिए इस तरह की सिचुएशंस को डील करना पड़ेगा। और कोई भी अदर डाउट यहां तक? तो हम कौन सी एश्योरेंस देते हैं हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। यहां पे वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन इन एसे 700 सीरीज। आपने देखा ऊपर मैं एक एसे 220 बोल चुका हूं, यहां पे एसे 700। तो चैप्टर जो 1 है, इसका जो रियल मीनिंग अभी आपको सिर्फ बेसिक समझ आएगा, लेकिन जब इस चैप्टर 1 को आप दोबारा सारे चैप्टर होने के बाद रीड करोगे ना, आपको तब डिटेल नॉलेज पता चलेगी कि अच्छा ये चीजें हैं। तो ओपिनियन समझ आया कि हमें ओपिनियन देना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और हम ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। इन इंडिया audit is to be conducted by a professional having good accounting and auditing background. A chartered accountant having certificate of practice is eligible to conduct audit. लेकिन यहां पे भी a chartered accountant who is holding a certificate of practice वो भी कर सकता है या नहीं, वो हम कहां पढ़ेंगे? कंपनी ऑडिट में। यहां पे लिख लो, मतलब आपको नोट्स मिलेंगे तब लिख लेना, इन डिटेल वी विल स्टडी इन
कंपनी ऑडिट, वहां बताएगा कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके पास सीओपी ऑडिट नहीं कर सकते। क्लियर है? द ऑडिटर कंडक्टिंग ऑडिट शुड टेक केयर टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं वो किसी को मिसलीडिंग ना हो। मिसलीडिंग मतलब गलत तरीके से ना बने हो, जिस चीज को जिस तरह से प्रेजेंट करना है उसी तरह से प्रेजेंटेड है, कैश बैलेंस जिस तरह से दिखाना है उसी तरह से बैलेंस है, कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी एरर ना हो, राइट? तो किसी को भी मिसलीड ना करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं उसका जनरल प्रोसेस, लेजर बैलेंस एग्री विद द एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मानते हो? ऑडिटर चेक करेगा जो लेजर बैलेंस मेरा लेजर अकाउंटिंग आ रही है वो मेरा एंट्रीज के हिसाब से है। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस आर अवेलेबल फॉर एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैंने अभी आपको बताया था, ये दो वर्ड बहुत भारी हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। कह रहा है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस आर अवेलेबल फॉर एंट्रीज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। कितने लोगों को पता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट का मतलब? अच्छा है, कम को पता है। मैं तो चाह रहा था एक भी ना हाथ उठाए। कुछ पूछना है? और इससे आगे कुछ? सबको इतना ही पता है या इससे आगे भी पता है? सफिशिएंट क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट क्वालिटी, इससे ज्यादा भी पता है क्या किसी को? हम किसका ऑडिट कर रहे हैं? कौन सा एरिया चल रहा है हमारा अभी आज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जांपल किसका लेके चल रहे हैं जो चीजें समझाने के लिए? परचेज का। ठीक है, हमारे कितने सैंपल निकले थे? 500। वो हमने पूरा सैंपलिंग टूल से मटेरियलिटी और वो सब रिस्क वगैरह के बेस पे 500 सैंपल निकाले थे। उन 500 सैंपल्स के लिए मुझे एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं। अब आपने यहां पे दूसरा एग्जांपल चेंज कर रहा हूं मैं यहां पे। एक कंपनी के अंदर बैलेंस शीट में डेटर आता है, डेटर आ रहा है राम, पीछे एग्जांपल ले चुका हूं मैं, ये भी नए एग्जांपल हम एक क्लास में कम करेंगे, कम रखें ताकि पूरा लिंक हो सके पूरी क्लास। राम का कितना बैलेंस था बुक्स में? 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए के लिए मुझे एविडेंस ऑब्टेन करने हैं, तो बेसिकली आपको क्या एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए उस 5 लाख को इंश्योर करने के लिए कि भैया पूरा ठीक है मेरा? आप बोलोगे सर एक तो सबसे पहले डेटर है तो उसको सेल की होगी या तो सर्विस दी होगी, तो एक इनवॉइस होगा उसका, वो इनवॉइस ले लो। दूसरा, जब भी किसी के पास माल डिलीवर होता है तो वो बंदा साइन करता है रिसीविंग का कि मैंने माल रिसीव किया है। सुनते हो ना आप, अगर अमेजोन से कोई भी माल खरीदते हो तो डिलीवरी आती है तो वो बंदा साइन करवा के लेके जाता है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा, सर 31 मार्च से पहले की सेल होगी, ऑडिट बाद में कर रहे हैं, तो सर देख लो ये पैसा बाद में बैंक में आ चुका क्या? ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है शायद। देखो सुनो, आप कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो बेटा? 31 मार्च 2018 का। आप ऑडिट कर रहे हो मई में। कोई राम को हमने माल बेचा था किसी भी, मान लो 17 के एंड में, तो वो पैसा आ चुका होगा ना अभी तक, तो अगले साल में। तो देख लो क्या मेरे बैंक अकाउंट में सब्सिक्वेंट पीरियड में, मतलब अगले साल में आ रहा है क्या? और सर कंफर्मेशन ले लो राम से कि राम ने ये माल खरीदा भी था या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो डिस्कशन किया है ये क्या है? ऐसा होना चाहिए। इस तरह के एविडेंसेस आपको ऑब्टेन करने चाहिए। कंफर्मेशन, सब्सिक्वेंट रियलाइजेशन, इनवॉइसेस, रिसीविंग, these are best evidence, these are best evidence to say the debtor balance is true and fair view। अब आपको मैनेजमेंट के साथ मिलके फ्रॉड करना है, मतलब आपको अपना ऑडिट ढंग से नहीं करना। जैसे सत्यम का केस था, तो पीडब्ल्यूसी का ऑडिटर मिला हुआ था, बट उसे अपनी बुक्स में ऑडिट कंप्लीट भी करना है। तो उसने क्या कहा, भाई एक काम कर, एक जाली इनवॉइस बना के दे दे, ठीक है, उस पर रिसीविंग वगैरह करवा के दे दे फेक, मैं कंफर्मेशन नहीं लेता हूं, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में देख लेता हूं। तो उसने मतलब कुछ एविडेंसेस लिए, कुछ छोड़ दिए। तो आप ये बताओ, क्या आप उस ऑडिटर को माफ करोगे? बताओ भैया, माफ करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने वो सब एविडेंस, अभी सफिशिएंट में बताओ, उसने वो सब एविडेंस नहीं ऑब्टेन किए जो उस एरिया के लिए करने चाहिए थे। तो
तो आपको समझ आ रहा है, हर एरिया के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस एरिया में ये काम करना है, और उस काम को करने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। अगर आपने वो काम नहीं किया तो मैं बोलूंगा आपने उस एरिया में सफिशिएंट काम नहीं किया। तो इसीलिए वर्ड आता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, कि एक ऑडिटर को अगर वो किसी भी एरिया का ऑडिट कर रहा है तो उसे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने होते हैं। यहां पे सफिशिएंट का वर्ड जो है वो क्या है, क्वांटिटी, कि उसको इतनी क्वांटिटी में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं कि वो अपने आप को जस्टिफाई कर पाए कि मैंने सारा काम किया है। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, क्वालिटी, क्वालिटी। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है, क्वालिटी। जो एविडेंस वो ऑब्टेन करे वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऑब्टेन कर लिया बोलने के लिए कि डेटर बैलेंस ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि बस एविडेंसेस बेफालतू के एविडेंस भर लिए, नहीं। 4 एविडेंस लो, क्वांटिटी 4 जैसे मैंने डेटर में बोला, और क्वालिटी, क्वालिटी मतलब कंफर्मेशन। समझ में आ रहा है? तो ये क्वालिटी है भाई, मैंने थर्ड पार्टी से एक एविडेंस लिया है, इसकी क्वालिटी अच्छी है क्योंकि बाहर वाले बंदे ने मेरे को बोला है। कंपनी इंटरनली एविडेंसेस जनरेट करती है, इस पे पूरा एक कंसेप्ट है हमारा, आगे आएगा एविडेंसेस के ऊपर। कंपनी अपना इंटरनली ही एविडेंसेस जनरेट कर रही है, और कंपनी के बाहर भी एविडेंसेस मिल रहे हैं आपको। जैसे कंपनी ने कोई माल खरीदा, तो माल खरीदा तो एक इनवॉइस आया होगा उसके पास, तो वो एक एविडेंस है। कंपनी कह रही है हमने इनवॉइस, जब माल खरीदा तो हमारे यहां भी एक परचेज ऑर्डर बना था, तो वो भी तो एक एविडेंस है। तुम परचेज ऑर्डर से काम चला लो, ये भी तो एक एविडेंस है ना, दैट इज इंटरनली जनरेटेड। और एक एविडेंस है इनवॉइस, दैट इज एक्सटर्नली जनरेटेड। आप किस पे ज्यादा, अगर मैं आपको एक लेने के लिए बोलूं तो आप कौन सा लेना पसंद करोगे? इनवॉइस लेना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि आपको वो ज्यादा रिलायबल लग रहा है, उसकी क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी लग रही है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है कि मुझे 50 एविडेंस अवेलेबल है, मैं कौन से लूं? 50 के 50 ठीक है, बट किन की 5 मेरे लिए बेस्ट क्वालिटी एविडेंस है जिसके बेस पे मैं अपने एरिया को सेटिस्फाई कर सकता हूं। तो सिर्फ क्वांटिटी एंड क्वालिटी से ऊपर बढ़ा कंसेप्ट। क्वांटिटी का मतलब हो गया कि डेटर में भैया ये 4 काम करने पड़ते हैं, तो इन 4 काम के लिए मुझे 4 एविडेंस लेने पड़ते हैं, दैट इज माय क्वांटिटी। ठीक है। एप्रोप्रिएटनेस, क्वालिटी मतलब आपको इस तरह के एविडेंस लेने चाहिए, इंटरनली जनरेटेड, एक्सटर्नली जनरेटेड, या फिर आपको जब मैं पढ़ाऊंगा कि बैंक का ऑडिट करते टाइम क्या क्या एविडेंस लेने हैं, तो आपको क्लियर होगा, अच्छा ये वाले एविडेंस मुझे लेने हैं, इस क्वालिटी के मुझे एविडेंस लेने हैं। बात समझ आया? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। चलिए जी रीड कीजिए। द ऑडिटर कंडक्टिंग ऑडिट शुड टेक केयर। अब एक बात बताओ, अगर ये रटवाने लगा मैं, तो आप तो यार फिर जिंदगी भर रटते ही रह जाओगे, ऑडिट कभी कर नहीं पाओगे आप। तो प्लीज बिल्कुल माइंड से निकाल दो कि ऑडिटिंग को लिखने के लिए आपको रटना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप 3 से 4 बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे और आप पूरा अच्छे से लिख पाएंगे, डिटेल में लिख पाएंगे, क्योंकि ऑडिट चलता है फ्लो के साथ, एक फ्लो के साथ चलता है ये सब्जेक्ट, कि सर सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, अच्छा ये नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो ये आपके माइंड में फिक्स कर दूंगा मैं फ्लो। मतलब ऐसा नहीं कि एक एरिया का, मैं कोई भी एरिया लेके आऊंगा, आप खुद बताओगे, अच्छा सर सबसे पहले ये हुआ होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, मतलब आप खुद ही बताओगे, और वही यहां पर लिखा होगा। तो माइंड से आप आंसर बनाओगे अपने। ठीक है, चलिए। लेजर बैलेंस एग्री विद एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेजर बैलेंस एग्री होना चाहिए। ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट, अब मेरे साथ बोलोगे, ऑडिटर शुड ऑब्टेन sufficient appropriate evidence are available for entries made in books of account। मैं जो भी सैंपलिंग निकालूंगा उसके लिए मुझे sufficient appropriate evidence चाहिए। all transaction are being recorded in the books of account that there is no omission। सारी ट्रांजेक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए, मतलब कंप्लीट होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिए क्लाइंट ने, 2 अप्रैल को आप क्लाइंट का ऑडिट करने गए, क्लाइंट ने कहा गए कपिल बाबू जूस वूस पिलाओ भैया। ऑडिटर साहब को देखा है कभी, गए हो आप ऑडिट करने? आपके क्लाइंट पे होता है खातिरदारी, होती है ना, तो वो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं एक्चुअली। तो हम लोग जाते हैं 2 अप्रैल को, वो कहते हैं साहब आ गए भैया, इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, ऑडिट करेंगे। 2 अप्रैल को मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गए, मैं बड़ा जोश में तोश में, भैया काम करेंगे आज तो बैठ के। मैंने एक एरिया निपटा दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रियल में नहीं निपटता। मैंने एक एरिया का काम खत्म कर दिया। 3 दिन बाद क्लाइंट आ रहा है, अरे सर ये 50-60 एंट्रीज पोस्ट करनी रह गई थी, मैं करके लाया हूं, जरा रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लो। मैंने कहा तू पागल है क्या साले, मैंने ऑडिट कर दिया, तू रिवाइज में क्या?
तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लाइंट आपको देगा दैट शुड बी कंप्लीट। तो सर हम कैसे वेरीफाई करेंगे? क्या हम वेरीफाई नहीं करते? क्या करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं कि वो कंप्लीट है या नहीं है। हम ट्रायल बैलेंस रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं, ठीक है, किया भी होगा शायद आप लोगों ने। हाँ, टैली में रोज चेंजेस हो रहे होते हैं, प्रोविजंस की एंट्री पड़ रही होती है, फाइनल बिल आ रहे होते हैं। तो फाइनेंशियल ऐसा थोड़ी ना 31 मार्च खत्म 1 अप्रैल को फाइनेंशियल रेडी, ये लो चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं होता है। एंट्रियां डलती हैं बाद में, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके कैसे होने चाहिए? कंप्लीट होने चाहिए, ताकि मैं अपना ऑडिट कर सकूं। पता चले तुम बाद में एंट्री डाल दो। आगे, इंफॉर्मेशन कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिजियस। किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई एंट्री इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो समझ ही नहीं आ रही, जिसको हम रीड ही नहीं कर। परवीन शर्मा सर हमें बताते थे, मेरे को अच्छे से याद है आज भी उनकी क्लास की वो बात। वो हमें कहते थे अकाउंटिंग को आप लोग क्या, कितने लोग परवीन शर्मा सर से पढ़े हैं यहाँ पे? वो लोग पता नहीं आज भी बोलते होंगे। वो बोलते हैं अकाउंटिंग एक भाषा है, उसको हम रीड करते हैं। उन्होंने बोला था ये अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है। आप पढ़ते हो ना, आप देखो रीड करते हो इसको। अगर मैं यहां पे एक एंट्री पास करता हूं कोई भी, परचेज डेबिट टू कैश 1 लाख, क्या है ये? इसका मतलब क्या है? मतलब आपने इसको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया कि कंपनी ने 1 लाख रुपए की परचेज की है कैश में, और वो भी। तो मुझे अच्छे से याद है सर ने कहा था अकाउंट्स क्या है? एक लैंग्वेज है, उसको पढ़ना आना चाहिए। अगर इस लैंग्वेज को मैं नहीं पढ़ पा रहा तो क्या मैं ऑडिट कर पाऊंगा क्या? तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए? बिल्कुल क्लियर, कोई भी ऐसी एंट्री नहीं होनी चाहिए जो मुझे ना समझ आए। अगर ऐसी है तो डेफिनेटली आप क्या करोगे? क्लाइंट के साथ डिस्कस करोगे, भैया ये क्या आपने क्या झोल मारा हुआ है, कैसे किया हुआ है। अमाउंट शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड एंड इन मेड इन कन्फर्मिटी विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो भी आपने अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह पोस्ट किया वो किसके हिसाब से किया आपने? जो भी अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे बोलता है, उसके हिसाब से आपने सारा काम किया हुआ है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम तो क्या करेंगे? सिर्फ चेक करेंगे, और वो भी किस बेसिस पे? सैंपलिंग बेसिस पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। एट द एंड में क्या देखता हूं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी पोजीशन दिखा रहे हो? ट्रू एंड, करेक्ट लिख दे क्या है यहाँ पे? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है बताओ? बैलेंस शीट में जो मेरी एसेट्स वगैरह आ रही होती है उनको मैं पोजीशन भी बोलता हूं कि आज के दिन आपकी क्या पोजीशन है। ठीक है, समझ आया? ये कंसेप्ट मैं आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी। दिस इज ए डमी ऑडिट टीम। इस तरह की ही होती है रियल लाइफ में भी। एक पार्टनर होते हैं जिनके सर पे नॉर्मली बाल नहीं होते हैं, एक सीनियर मैनेजर होते हैं जिनके सर पे थोड़े बहुत होते हैं, फिर हमारे तरह कोई असिस्टेंट मैनेजर होते हैं जिनके बाल उड़ते हुए होते हैं। कोई भी जिसके कोई भी ले लो, ये बंदा ले लो, चलो ये असिस्टेंट मैनेजर है जिसके बाल उड़ते हुए हैं, और ये भी असिस्टेंट मैनेजर है जो अपना वेट पूरा गेन कर चुकी है, अब इनको लाइफ में कोई नया कुछ नहीं है। ये सीनियर हैं जो नई नई आई हैं अभी, बिल्कुल फिट, और ये देख रहे हो बिल्कुल फ्रेंच, ये भी सीनियर्स मान लो। ये एग्जीक्यूटिव स्टाफ अकाउंटेंट, गोलमोल चमकता चेहरा, आर्टिकलशिप, ये दो। तो ये एक ऑडिट टीम है। रियल लाइफ में भी इसी तरह की एक ऑडिट टीम होती है। पार्टनर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर स्टाफ। ठीक है, जो लोग एक क्लाइंट को मिलकर खत्म करते हैं। फ्लो क्या था बेटा? ये आपकी बुक का पार्ट नहीं है, ये मैंने जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं? क्लाइंट का प्रपोजल आता है, या तो क्लाइंट का आएगा या हम जाएंगे कि भाई हम रिलायंस का ऑडिट करना चाहते हैं, आप हमारा प्रपोजल देखो कि आपको समझ आता है क्या। क्लाइंट हमें ऑडिट कब देगा? रियल लाइफ में प्रपोजल भेजते हैं क्या हम लोग? यस। बहुत गंदी मार्केटिंग चलती है यहाँ पे भी। जैसे सबसे गंदी मार्केटिंग कौन कर रहा है आजकल? चलो नाम नहीं लेते हैं, लेकिन केपीएमजी सस्ती फीस में काम निपटा देता है, जो कि गलत काम है। बड़ी दिक्कत होती है हम जैसे लोगों को, बड़ी लगती है हमारी उस चक्कर में। ईवाई क्लाइंट कर रहा है 2 करोड़ रुपए में, केपीएमजी ने अपना प्रपोजल बना के भेज दिया 70 लाख का, अब वो एक्सेप्ट 70 लाख का, अब वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा क्लाइंट? साला तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट के स्टैंडर्ड फॉलो करना, मेरी थोड़ी ना है।
मेरी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, वो मैं आज भी बना रहा हूं, वो कल भी बनाऊंगा। मेरा काम 70 में हो रहा है, अच्छी बात है, वो केपीएमजी को दे देता है। केपीएमजी क्या करेगा? जो काम ईवाई में 20 लोग कर रहे थे वो यहां पे 10 करेंगे, जो काम वहां 20 लोग 8 घंटे में कर रहे थे वो 10 से 16 घंटे में करवाएंगे। तो जान लग रही है ना अल्टीमेटली करने वाले लोगों की। पार्टनर का क्या है, हाँ भाई खत्म हो जाए तो आ जाइए रिव्यू के लिए, तो हम जैसे लोगों की लग जाती है कम फीस में काम लेने से। क्वालिटी चेक होता है, ऐसे 220 आएगा ऐसे 220 का नाम ही है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वालिटी कैसे इंश्योर करनी है, तुम जो बोलोगे मैं ऐसे बोलूंगा, बोलो कुछ और। तो ये ऑडिट टीम होती है। सबसे पहले क्लाइंट प्रपोजल, फिर रिस्क फॉर्मेलिटीज कि उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, देन फाइनली मैं एक्सेप्टेंस करता हूं कि क्लाइंट करते हैं। मीटिंग विद मैनेजमेंट, पार्टनर प्लस की ऑडिट टीम मेंबर जैसे मैनेजर सीनियर मैनेजर, वो जाके क्लाइंट से मिलते हैं। ऐसे होता है क्या लोग अपने बस्ते लेके चल दिए, आ गए हम भैया ऑडिट करेंगे आज से, ऐसे होता है क्या? कभी भी चले गए, हाँ भैया ले आ जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं। मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर एक मीटिंग होती है, उनके साथ पूरा डिस्कशन होता है कि हम इस टाइम तक आप हमें फाइनेंशियल स्टेट, आप किस डेट तक हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे कंप्लीट, हम इस टाइम पे आएंगे। एक काम करते हैं, अच्छा आपका ये एरिया, वो कहता है सर हमारा रिवेन्यू में बस एंट्रीज पड़ रही हैं, ओके अभी आगे हम बाकी काम देख लेते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर क्या होती है, एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग को क्या बोलते हैं? टीम प्लानिंग इवेंट। रियल लाइफ में एक मैनेजमेंट की मीटिंग हो गई, फिर एक टीम के साथ मीटिंग होती है, उसे बोलते हैं टीम प्लानिंग इवेंट। मैं इसका वर्क पेपर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, लिखा नहीं तो आप कहते हो हमने मीटिंग की थी, हमने कहा कब की थी, वो कहा की थी 6 दिन बाद। क्या मान लेंगे क्या बाद में? ऐसे नहीं। मिनट्स ऑफ मीटिंग सुना है आपने, लॉ में सुना है ना? इसी तरह से इस मीटिंग का भी एक टीम प्लानिंग इवेंट बनता है कि हमने उस मीटिंग में ये सब प्लान किया है, उसके अंदर ये सारे इवेंट डिस्कस किए हैं, ये हमारी आने वाली स्ट्रेटेजी रहने वाली है, दैट इज टीम प्लानिंग इवेंट। ठीक है, ये सब डिस्कस होगा। उसमें पार्टनर अपने बच्चों को बताता है भैया मैनेजमेंट के साथ डिस्कस हुआ है, नया क्लाइंट आया है, ध्यान रखना थोड़ा सा, क्लाइंट में इस तरह के फ्रॉड्स हैं। मेरी अभी एक टीम प्लानिंग इवेंट हुई थी, अब तो मैं छोड़ चुका हूँ यूआई, मैं असिस्टेंट मैनेजर था वहां पे। तो यूएस के पार्टनर के साथ जब मेरी लास्ट टीम प्लानिंग इवेंट हमारा हुआ था एक क्लाइंट को लेकर, तो उन्होंने मुझे फ्रॉड रिस्क बताए कि कपिल अब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने मन मन में सोच रहा था करवा ली बेटा तुमने मेहनत, अब तो मैं जा रहा हूं तो उन्होंने कहा कपिल अब आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है इस क्लाइंट पे, मतलब बाकी सब तो रखना ही रखना है, इस क्लाइंट पे क्या हो रहा है मैं आपको रियल बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये कैमरा चल रहा है, यूट्यूब पे भी जाएगा। उन्होंने कहा क्लाइंट सेल कर रहा है, सेल बुक हो रही है, डेटर जनरेट हो रहा है, माल कंपनी से बाहर नहीं जा रहा है। उन्होंने ऐसे हवा में नहीं बोल दिया, उनके पास एविडेंसेस थे उस चीज के। उन्होंने मुझे बोला इन चीज को आपको ऑडिट में ध्यान रखना है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? सेल्स इन्फ्लेट हो रही है, डेटर इन्फ्लेट हो रहा है। इस तरह से उसने और भी काफी बताए थे, अब तो हालांकि मेरे को याद भी नहीं है, मैंने लिखे हुए थे कहीं। तो इस तरह से उन्होंने मेरे को 4-5 क्या बताए, स्पेसिफिक की एरियाज बताए जहां पे हमें इस बार ऑडिट में ध्यान रखना है। तो वो सब कहां डिस्कस होता है? मेरा टीम प्लानिंग इवेंट में। देन क्या होता है? प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग। टीम चली गई ऑडिट करने, परचेज का ऑडिट करना है, हम क्या करेंगे? परचेज का प्रोसेस अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके यहाँ परचेज कैसे होती है। अगर आपको कोई माल खरीदना है तो आप कैसे खरीदोगे? फोन करके बोलोगे जरा ले आ जरा ये मंगवा ले जरा एक कंप्यूटर? नहीं ना, एक प्रोसेस होगा वहां पे। उस पूरे प्रोसेस को हमें समझना होता है, उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या रिस्क हैं, उन रिस्क को मुझे अंडरस्टैंड करना होता है। और उन रिस्क को खत्म करने के लिए क्या लगाती है कंपनी? कंट्रोल्स। उन कंट्रोल्स को समझना होता है। यहां तक बात समझ आई? ऊपर तो मेरी एक तरह से क्लाइंट एक्सेप्टेंस और प्लानिंग की बात थी। उसके बाद जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने कहा परचेज का ऑडिट करेंगे। या आप ऐसे बोलोगे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक साथ करेंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना काम। आप कहते हो सबसे पहले परचेज का ऑडिट करते हैं आज, तो आप सबसे पहले आपका स्टेप क्या रहेगा बेटा? सबसे पहले आप प्रोसेस को समझोगे। किसको समझोगे? किसके प्रोसेस को? परचेज के प्रोसेस को। उस प्रोसेस में कितने रिस्क हैं उसको समझोगे आप, ठीक है? और उन रिस्क को खत्म करने के लिए कितने कंट्रोल्स हैं उनको समझेंगे। ये 3 स्टेप समझ आए? इसको बोलते हैं वॉक थ्रू। अभी मत नाम याद ना रहे तो चलेगा मेरे लिए। सबसे पहला स्टेप क्या है?
परचेज का अगर ऑडिट करना है तो प्रोसेस को समझना, प्रोसेस के अंदर रिस्क को समझना, हालांकि कल हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे, और उसके अंदर कंट्रोल्स को समझना। इस समझने वाले प्रोसेस को बोलते हैं वॉक थ्रू। मतलब हम क्या करते हैं, लार्ड साहबों की तरह वॉक करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, उस चीज को समझने के लिए, उस प्रोसेस को समझने के लिए। नॉर्मली परचेज प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले एक बंदा अपनी रिक्वेस्ट डालता है कि सर मुझे लैपटॉप चाहिए, उसको 3-4 लोग अप्रूव करते हैं, उसके बाद मार्केट से कोटेशंस आती है, भैया अपनी अपनी कोटेशंस दो, कौन कितने का देगा, फिर उनमें से एक बंदा फाइनल करते हैं, भैया हम यहां से खरीदते हैं, ये बंदा हमें सबसे सस्ता और बढ़िया माल दे रहा है। फिर उसके लिए परचेज ऑर्डर बनता है, माल आता है, गेट पे एंट्री होती है, क्वालिटी वेरीफाई होता है, स्टोर में एंट्री होती है, फाइनेंस टीम में बिल जाता है, वो उसकी पेमेंट करती है। समझ आया? जनरली एक प्रोसेस बहुत बेसिक दिया है मैंने। तो हम क्या करते हैं, उसको बिगिनिंग से लेके फर्स्ट स्टेप कौन सा था, यूजर ने रिक्वेस्ट डाली थी, वहां से लेके आखिरी तक उसको समझते हैं कि आपके यहाँ पे कैसे कैसे काम चलता है और रियल लाइफ में कैसे होता है, वो भी बताता हूं। उस प्रोसेस को समझने के बाद मैं उसमें से रिस्क निकालता हूं। जैसे अभी एक रिस्क हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सर अगर लैपटॉप को सिर्फ मैनेजर साइन करेगा तो कोई भी पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकता है, तो रिस्क क्या हो गया, कंपनी एसेट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्सनल पर्पस, दिस इज ए रिस्क। अब इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, खत्म करने के लिए कंपनी क्या लगाती है, कंट्रोल। कंपनी ने कहा कपिल सर हम वी हैव वन कंट्रोल टू मिटिगेट दैट रिस्क। मैंने कहा क्या कंट्रोल है, कह रही है एक मैनेजर नहीं 3 लोग साइन करते हैं, एक मैनेजर, एक कंपनी का सीएफओ और एक जो डिपार्टमेंट का बंदा मंगवा रहा है उस डिपार्टमेंट का हेड, ये 3 लोग उसकी रिक्वेस्ट साइन करेंगे, उसके बाद लैपटॉप आएगा। क्या अब आप बोलोगे कंट्रोल ठीक है? यस। तो अब क्या हुआ, हमने कंट्रोल को समझा कि भैया कंट्रोल है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वॉक थ्रू। क्या बोलते हैं बेटा, इसमें सिर्फ हम समझते हैं किसी एक ट्रांजेक्शन को लेके, ठीक है। 7 and 8 इज कवर्ड अंडर वॉक थ्रू। अब आपने क्या कहा, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए खत्म करते हैं, क्लास 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं, ठीक है। आपने क्या कहा, भैया परचेज का प्रोसेस, परचेज का ऑडिट करना है। अब एक तरह से मैं अपनी क्लास को थोड़ा सा मूव कर रहा हूं। आपने कहा परचेज का ऑडिट करना है, ठीक है, सब मेरे साथ है ना। हमने उस प्रोसेस को समझा, उसके अंदर क्या समझा, रिस्क, मेरे साथ साथ बोलो, और उसको मिटाने वाले कंट्रोल्स। अभी सिर्फ समझा है हमने एक ट्रांजैक्शन से। समझा कैसे, किसी के साथ बैठ के एक ट्रांजैक्शन पकड़ के आपने कहा 3 लोगों को साइन करता है, क्या वो रियल में साइन कर भी रहे हैं, क्या ये चेक करना भी जरूरी है। कंपनी ने पूरे साल में 1 लाख लैपटॉप खरीदे हैं, पूरे साल में 1 लाख लैपटॉप खरीदे हैं अलग अलग टाइम पर। भाई तुमने मुझे बता दिया उन 3 लोगों को साइन करने चाहिए, मैं कैसे पता करूं वो लोग रियल में साइन कर भी रहे हैं या नहीं। जो कंट्रोल तुमने लगा रखा है वो काम कर भी रहा है या नहीं, तो वो कंट्रोल चेक करना पड़ेगा ना मुझे। मैं क्या करता हूं, कंपनी की बोलता हूं चलो 1 लाख लिस्ट जो लैपटॉप खरीदे उसकी लिस्ट मुझे भेजो, वो मुझे लिस्ट भेज देते हैं। मतलब आपको पता भी नहीं चल रहा है, मैं आपके 10 चैप्टर का आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, कंट्रोल टेस्टिंग 4th चैप्टर में है, ठीक है। तो वो मुझे लिस्ट दे देते हैं, उस लिस्ट में से मैं सैंपल निकाल लेता हूं, कोई भी 50 सैंपल। मैं कहता हूं भाई जरा इनके रिक्वेस्ट वाले पेपर और सारे पेपर मुझे दिखाओ, तीनों के साइन होने चाहिए। हर महीने में से मान लो मैं 4-4 सेलेक्ट कर लेता हूं, मेरे साथ हो ना सब लोग। अब रियल ऑडिट चल रहा है, मैं क्या करता हूं 4-4 सैंपल निकाल लेता हूं और देखता हूं कि ये कंट्रोल जो था एक, क्या इस तीनों के साइन है या नहीं है। जनरली तीनों के साइन होने चाहिए, तीनों के साइन है, अजम्पशन ले रहे हैं तीनों के साइन। फिर मैं क्या बोलूंगा, कपिल सर आपने मुझे परचेज का, मैंने आपको परचेज का काम करने के लिए दिया था, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया था, वॉक थ्रू। अब आप मेरे साथ टेक्निकल वर्ड बोलोगे, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, वॉक थ्रू के अंदर क्या किया था, हमने प्रोसेस को समझा था, प्रोसेस के अंदर रिस्क को समझा और उसको मिटाने वाले कंट्रोल्स को समझा। अब आपका सेकंड स्टेप, परचेज है 5,000 करोड़ की, वो तो बाद में चेक करेंगे। सेकंड स्टेप, अब क्या करोगे, सर जो कंट्रोल्स है मैं चेक करूंगा क्या वो रियल में काम भी कर रहे हैं या नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, कंट्रोल टेस्टिंग। कंट्रोल टेस्टिंग आपने कर ली, आपने मतलब पेपर मंगवा के चेक कर लिया। अब आप क्या लोगे, एक डिसीजन कि वेदर दिस कंट्रोल इज इफेक्टिव और नॉट। या तो आप क्या बोलोगे, इफेक्टिव है, या आप क्या बोलोगे, नॉट इफेक्टिव। यहां पे मैं मान के चल रहा हूं दोनों एग्जांपल। आप कहते हो सब्सटेंटिव टेस्टिंग का मतलब होता है नंबर को चेक करना, 5,000 करोड़ वाले नंबर को चेक करना। अब आपने कहा सर कंट्रोल बढ़िया है, मैंने कहा चलो चैन की सांस लो, कंट्रोल बढ़िया है मतलब हमें कम चेकिंग करनी पड़ेगी। जो ये 5,000 करोड़ का बैलेंस शीट में परचेज का नंबर आ रहा है, इसको मैं कम चेक करूंगा। आपने 50 सैंपल सेलेक्ट किए थे,
आपने कहा सर 5 सैंपल में साइन नहीं है, मतलब फिर तो रिस्क वापस से एक्टिव हो गया ना। द एसेट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्सनल पर्पस। मैंने कहा ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर इस तरह की परचेज है फिर तो अल्टीमेटली परचेज जाके तो बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो रही है ना। मैंने कहा अगर इस तरह की सिचुएशन है फिर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सही नहीं है। एक काम करो और सैंपल सेलेक्ट करो। ये थोड़ी ना 5 सैंपल गलत मिले मैं उसे कहूंगा काम खत्म करो। मैं क्या बोलूंगा उसे, और सैंपल सेलेक्ट करो। 50 किए थे, अब 500 चेक करो। 500 चेक करेगा, फिर आएगा कहेगा सर 500 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो 5 में ही गलती थी। मैं कहूंगा हो सकता है वो 5 स्पेसिफिक हो, एक काम कर 50 और करके देख ले। या फिर वो इस तरह से आएगा मेरे पास सर 500 चेक किए, इस बार 50 में गलती और मिल गई। मैं कहूंगा एक काम करते हैं, ये काम किसका है गलती को सही करना, हमारा या मैनेजमेंट का? हम बुलाएंगे परचेज हेड को, आते पहले तो उसको मारेंगे 2-4 थप्पड़, साले क्या काम चल रहा है तेरा, पॉलिसी एंड प्रोसीजर के हिसाब से काम नहीं हो रहा। फिर वो नीचे बैठेगा, फिर हम यहाँ होंगे वो नीचे। ऐसे ऐसे बैठते ना, कौन से भगवान होते हैं ऊपर खड़े होते नीचे ऐसे हाथ जोड़ के, हैं हनुमान जी बना होगा और हम राम। तो कहेगा मालिक गलती हो, मैं गलती नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, ये पाप तूने क्या इसको साफ कर फटाफट। और वो साफ कैसे करेगा, वो हम उसको बोलेंगे भाई हमने क्या 500 सैंपल चेक, तेरी है 5 लाख ट्रांजेक्शन, 5 लाख ट्रांजेक्शन कौन चेक करेगा? तो मुझे निकाल के दे टोटल कितनी गलतियां हैं, तो मैं करूंगा, उसका तरीका है। 500 सैंपल में गलती मिली 1 लाख रुपए की, ठीक है। 500 सैंपल का लेट से अमाउंट था टोटल 2 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीज में गलती है 1 लाख की। मैं तो एनालिटिकल करूंगा ना यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। टोटल परचेज है 5,000 करोड़ की, गलती निकालो। निकाल दोगे? क्यों नहीं निकालोगे? एस्टिमेटेड मिस्टेक्स तो निकाल सकते हो ना, फैक्चुअल नहीं निकालोगे, एस्टिमेटेड तो निकाल दोगे ना। यार 500 चेक किए थे 50 गलती है, 50 चेक किए थे उसमें इतने 1 की गलती है, 500 और किए उसमें इतनी गलती है, दोनों प्रॉब्लमेटिक नहीं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे तो मैं निकाल सकता हूं ना। फिर मैं क्लाइंट को बोलूंगा भाई तेरा टोटल नंबर 5,000 करोड़ में से 500 करोड़ का मिसलीडिंग है, बता क्या करना है। समझ आ रही है बात? तो इसको रिपोर्ट कैसे करना है वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन कंट्रोल टेस्टिंग के बेस पे सेकंड स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था, वॉक थ्रू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, रिस्क एंड कंट्रोल्स। सेकंड स्टेप क्या था, कंट्रोल टेस्टिंग। क्या चेक करते हैं इसमें, वेदर द कंट्रोल्स आर वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू आउट द ईयर और नॉट, नहीं पहले थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं है सिर्फ अप्रैल में काम कर रहे हैं मई में नहीं कर रहे, मई में साहब जी छुट्टी पे गए हुए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे साल कंट्रोल, अगर आपने कोई कंट्रोल बनाया है तो पूरे साल काम करना चाहिए, अदरवाइज मेरे लिए फेलियर है, फिर मैं चेकिंग ज्यादा करूंगा, ठीक है। तो कंट्रोल टेस्टिंग के बाद मैं एक डिसीजन लूंगा कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है, देन फाइनली मैं क्या करूंगा, सब्सटेंटिव टेस्टिंग। मतलब अब आया है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नंबर चेक करने का बारी, तो फिर मैं परचेज का नंबर चेक करूंगा उसके बेस पे। अगर मैं बोलता हूं कंट्रोल्स मतलब कंट्रोल फेल है, तो मैं क्या एजम्पशन ले लूंगा, कंट्रोल्स है ही नहीं कंपनी में, तो मैं अपने स्टाफ को या अपनी टीम को बोलूंगा एज्यूम कर लो यहां पर कंट्रोल नहीं है और पूरा चेक कर दो इनका हिसाब किताब। उस केस में सैंपलिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। फाइनली उसके बेस पे हम क्या करेंगे, रिपोर्ट। और आपने पूछा था क्वालिटी कैसे इंश्योर करते हैं, उसके लिए एक QRM टीम होती है, क्वालिटी रिव्यू मैनेजमेंट। दैट इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम माय ऑडिट। बात समझ आती है? दिस इज माय ओवरव्यू ऑफ ऑडिट। कल से हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइज? ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों।